चलिए स्टार्ट करेंगे। रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन नंबर 4 पढ़ चुके हैं, आज जो पढ़ेंगे वो है रेगुलेशन नंबर 5। रेगुलेशन नंबर 3 और 4 क्या बोलता है? डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर, डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बच्चा इनडायरेक्ट बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर और कंट्रोल, दोनों। ठीक है, शेयर और कंट्रोल। वो ऑफ लिखा है, गलत लिखा है। चलिए आ जाओ। तो रेगुलेशन नंबर 5 यहां से चालू होता है। ये टॉपिक मिल गया आपको, हेडिंग में लिखा है इनडायरेक्ट एक्विजिशन, शेयर्स और कंट्रोल। चलिए समझते हैं। यहां रीड करने से पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आ जाइए। इनडायरेक्ट एक्विजिशन होता क्या है? इनडायरेक्ट एक्विजिशन होता क्या है? मेरे एग्जांपल में बच्चा एक एक्वायरर है, एक कौन है? एक्वायरर। समझना, वो एक कंपनी को क्या करना चाहता है बच्चा? एक्वायर कर रहा है, मतलब खरीद रहा है। कौन सी कंपनी को खरीद रहा है बच्चा? बी यूके लिमिटेड को। समझना, ये एक कंपनी है, ये कंपनी जिसे जिसे ये क्या दे रहा है बच्चा? ऑफर दे रहा है टेक ओवर करने का, ओपन ऑफर दे रहा है, इसे खरीद रहा है। लेकिन जो ये कंपनी है, ये कंपनी क्या है बच्चा? होल्डिंग कंपनी है। ये कंपनी क्या है बच्चा? होल्डिंग कंपनी है। इस कंपनी की क्या है बच्चा? एक सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी की एक क्या है बच्चा? सब्सिडरी कंपनी है। चलिए, तो एक एक्वायरर है। मैं अगर एक एक्वायरर हूं, मैं किसी कंपनी को खरीद रही हूँ, तो जिस कंपनी को खरीद रही हूँ वो एक होल्डिंग कंपनी है, मतलब उसकी ऑलरेडी एक क्या है बच्चा? सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी है मतलब कि होल्डिंग कंपनी का कितना कितना ओनरशिप होगा? मोर देन 50% होगा। मोर देन 50% होगा मतलब 51 या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं एक कंपनी को खरीदती हूँ, होल्डिंग कंपनी को, तो इनडायरेक्टली मेरे पास ओनरशिप किसकी आ जाएगी? उसकी सब्सिडरी की भी तो आ जाएगी, उसकी सब्सिडरी की भी तो आ जाएगी। मान लो बच्चा, मुझे खरीदना किसको है? एक्चुअल में मुझे ये मालूम है कि जो सब्सिडरी कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है बच्चा, वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसका कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा है। मेरा इंटरेस्ट किस में? मेरा इंटरेस्ट किस में बच्चा? सब्सिडरी कंपनी में। लेकिन सब्सिडरी कंपनी के जो मेजोरिटी के शेयर्स है वो किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास। अब मुझे सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स अगर खरीदने तो मार्केट में मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि उसकी मेजोरिटी शेयर कहाँ है? होल्डिंग कंपनी के पास। मतलब मेरा पर्पस है सब्सिडरी कंपनी को खरीदना, लेकिन उसे खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उसके मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है ना बच्चा। सब्सिडी को तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे शेयर्स तो होल्डिंग कंपनी लेकर बैठी है। तो एक्चुअल में मैं खरीदना चाहती हूँ सब्सिडरी कंपनी को, लेकिन मैं कैसे खरीद रही हूँ? पहले होल्डिंग कंपनी को खरीद रही हूँ, और इनडायरेक्टली किसे खरीद रही हूँ बच्चा? सब्सिडरी कंपनी को। मेरा टारगेट सब्सिडरी कंपनी को खरीदना, तो वो सब्सिडरी कंपनी क्या कहलाएगी बच्चा? टारगेट कंपनी। इस टाइप के एक्विजिशन को हम बोलते हैं बच्चा इनडायरेक्ट एक्विजिशन। मुझे रिलायंस कंपनी को टेक ओवर करना है, तो ये डायरेक्ट एक्विजिशन हो गया, मैं उसके शेयर्स खरीद रही हूँ। मुझे रिलायंस कंपनी को नहीं खरीदना, रिलायंस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें मुझे फायदा ही फायदा दिख रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि उसकी होल्डिंग जो है वो तो होल्डिंग कंपनी के पास है, मुझे मार्केट में उसके शेयर्स मिलने नहीं वाले, तो इनडायरेक्टली मैं उसे प्लान करके खरीदूंगी। वो इनडायरेक्ट प्लान क्या है? रिलायंस को खरीद लो, उसकी सब्सिडी ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो दैट इज इनडायरेक्ट एक्विजिशन। क्या एग्जाम्पल समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल की थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाते हैं। जैसे कि एक्वायरर ने क्या किया बच्चा? डायरेक्ट ऑफर दिया। डायरेक्ट किसको दिया बच्चा? एक होल्डिंग कंपनी को दिया, एक होल्डिंग कंपनी को दिया। ठीक है, तो जैसे ही इसको ये देगी बच्चा, तो इनडायरेक्टली इसका कंट्रोल, एक्वायर का कंट्रोल इस कंपनी में आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंट्रोल भी तो आ जाएगा। तो ये टारगेट कंपनी कहलाएगी। इसको खरीदना इनडायरेक्ट एक्विजिशन होगा। तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है कि इस कंपनी का इसमें कितनी होल्डिंग थी बच्चा? 72.93। तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन तो टारगेट कंपनी का हो जाएगा, तो इसमें भी हमें ट्रिगर होगा। तो इनडायरेक्टली हमें इसे भी ऑफर देना है और बच्चा यहां पर भी ऑफर देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ, रीड करिए। एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स, एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स, या फिर बच्चा कंट्रोल ओवर द other entity that enable the acquired to exercise such percentage of the voting or control over the target company। हम खरीदने जा रहे हैं, हमारा मेन पर्पस बच्चा एक टारगेट कंपनी का है, एक सब्सिडी कंपनी का है, लेकिन हम उसे नहीं खरीद सकते, हम उसे इनडायरेक्टली खरीद रहे थ्रू होल्डिंग कंपनी, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्विजिशन। प्लीज एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, ज्यादा बेटर समझा पाओगे। अब आपकी मॉड्यूल की लैंग्वेज रीड करेंगे। इनडायरेक्ट एक्विजिशन, शेयर्स या फिर कंट्रोल, रेगुलेशन नंबर 5। बच्चा मार्किंग इसलिए नहीं कर रखी है क्योंकि इसकी एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
The concept of the indirect acquisition share recognize regulation number 5 आ जाओ. It explain indirect acquisition. ये क्या बताता है? Indirect acquisition. Acquire करता है shares, voting right, control. बच्चा मैं हमेशा शेयर वर्ड यूज करती हूँ लेकिन हमेशा शेयर्स, वोटिंग राइट, कंट्रोल. ठीक है. ओवर एनी क्या लिखा है? अदर कंपनी. यहां पर हम इनडायरेक्टली शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल किसमें कर रहे हैं बच्चा? एनी अदर कंपनी would unable to acquire of the shares, voting and control such percentage of the voting right which would be otherwise have trigger on the open offer process or which enable the acquired to exercise control over a company. तो एक काम करना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना ज्यादा अच्छा है. जब हम क्या करते हैं बच्चा? सब्सिडी कंपनी को टारगेट बना के रखा है हमने उसे खरीदने का, और उसे हम इनडायरेक्टली थ्रू होल्डिंग कंपनी के खरीदते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्विजिशन. चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो वोटिंग राइट का हो, चाहे वो कंट्रोल का हो. क्या ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट पैराग्राफ आपकी बुक ने रेगुलेशन नंबर नहीं लिखा है. फर्स्ट पैराग्राफ आपका रेगुलेशन 5 का 1 है. फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? रेगुलेशन नंबर 5 का 1. क्लियर है? क्यों बता रही हूँ 1 और 2? क्योंकि आगे चलकर वो बस यूज करेंगे कि 5 का 1 ये है, 5 का 2 ये, तो उसको पता होना चाहिए. तो 5 का 1 क्या बचा? इनडायरेक्ट एक्विजिशन. तो उन्होंने पूरे एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या होता है. ये समझ में आ गया? अब यहां से स्टार्ट होता है आपका रेगुलेशन 5 का 2. ठीक है. जब मैं 1 बोलूंगी तो याद रहना चाहिए और 2 बोलूंगी तो याद रहना चाहिए. मैंने आपको बताया है कुछ रेगुलेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 3 के पूरे सब रेगुलेशन याद है. 4 चिल्लर था, 5th रहा है, इंपॉर्टेंट है. हाँ, इसका 1 भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी. अब ये कह रहा है सर्टेन इनडायरेक्ट एक्विजिशन. कुछ इनडायरेक्ट एक्विजिशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? डीम्ड डायरेक्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझना. फर्स्ट पैराग्राफ क्या बता रहा था? इनडायरेक्ट एक्विजिशन. सेकंड 5 का 2 क्या बता रहा है? डीम्ड डायरेक्ट. है ये इनडायरेक्ट ही? ये है क्या है? इनडायरेक्ट. लेकिन मान लिया जाएगा ये तो एकदम डायरेक्ट है, ये तो एकदम डायरेक्ट है. एनएवी का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू. नेट एसेट वैल्यू. क्लियर बच्चा? टर्नओवर समझते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन समझते हैं. चलो, मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर्स से होता है, नंबर ऑफ शेयर्स. मार्केट में जो प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करो, मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा. ठीक है. वापस सबसे पहला टर्म क्या बोला मैंने? नेट एसेट वैल्यू. दूसरा क्या बोला बच्चा? टर्नओवर. तीसरा क्या बोला बच्चा? मार्केट कैपिटलाइजेशन. अभी फर्स्ट पैराग्राफ में रेगुलेशन 5 का 1 क्या पढ़ा हमने कि हम खरीदना किसको चाहते हैं बच्चा? सब्सिडरी को. लेकिन किसकी हेल्प से खरीद रहे? होल्डिंग कंपनी की, है ना. शेयर्स खरीद के हम इनडायरेक्टली उसे परचेस कर रहे हैं. यही पढ़ा. ये कह रहे हैं ये डीम्ड है. ये क्या कह रहे हैं बच्चा? डीम्ड है. वापस वापस वापस. कब हम मानेंगे कि ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट एक्विजिशन है? मान लो बच्चा 5 कंपनियां, ग्रुप कंपनीज होती है, ग्रुप कंपनीज होती है. चलो, ग्रुप कंपनी में मैंने 5 कंपनी बना दिया, A B C D E. क्या बात समझ आ रही है? अब हुआ क्या? हमने पूरी ग्रुप कंपनी को खरीदने का प्लान किया. ठीक है. प्रमोटर ग्रुप्स रहते हैं ना पूरे. ठीक है. जब हमने ग्रुप कंपनी को प्लान किया खरीदने का, तो उसमें से एक कंपनी थी, बी कंपनी थी. हमने पूरी ग्रुप कंपनी का क्या देखा? एनएवी देखा, या फिर क्या देखा? टर्नओवर देखा, या फिर हमने क्या देखा? मार्केट कैपिटलाइजेशन. ग्रुप कंपनी का हमने देखा कि 100 करोड़ आ रहा है. कितना आ रहा है? 100 करोड़. क्या बात समझ में आ रही है? जिसमें से हमने देखा कि इसका तो बच्चा बस 2 करोड़ है. एनएवी, नेट एसेट वैल्यू. हमने ए कंपनी की देखा, नेट एसेट वैल्यू क्या है बच्चा? 2 करोड़ है. बी कंपनी को भी छोड़ रहे. ठीक है. सी कंपनी का हमने कितना देखा बच्चा? 2 करोड़ है. टोटल मिला के 100 है. टोटल कितना है बच्चा? 100 करोड़. वापस एग्जाम्पल को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो. हमने देखा पूरी की पूरी क्या है बच्चा? ग्रुप कंपनी A B C D E. ये 5 ग्रुप कंपनी है. टोटल इनका टर्नओवर, टोटल उनका नेट एसेट वैल्यू, टोटल इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन. एक समझ गया? दोनों बाकी तीनों में सेम जैसे एप्लीकेबल है. ठीक है. चलो, तो सबसे पहले चलो टर्नओवर की बात करूं. टर्नओवर मतलब सेल होता है. हमने देखा इन 5 कंपनी को मिलाकर टोटल टर्नओवर कितना हो रहा है? 100 करोड़ हो रहा है. क्लियर बच्चा? चलो, यहां मैंने देखा इसका 2 करोड़ है. सिंगल इंडिविजुअली इसका कितना है? 2 करोड़ है. ई का कितना है? 4 करोड़ ले लेते. इसका 5 करोड़ ले लेते. सी का हम ले लेते हैं 10 करोड़ ले लेते. ठीक है. अब मुझे टोटल बताओ. 2 10 5 4 ऐड करो, मुझे बताओ कितना होता है? 21 होता है. 100 से माइनस कर दो, कितना होता है? 79 करोड़. मेरे एग्जाम्पल में ध्यान देना, सबसे ज्यादा टर्नओवर किसका है? बी का. कितना है? 79.
ठीक है, मुझे एक्चुअली इसको 80 करना था, चलो मैं इसे 80 करती हूँ, किसी एक को कम कर देती हूँ, इसको 3 करोड़ कर देती हूँ। क्लियर है बच्चा? चलो, सबका हमने टर्नओवर मिलाकर देखा तो कितना है, 100 करोड़। लेकिन किसी एक का क्या है बच्चा, टर्नओवर बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 80, तो उसको 80% बोल सकती हूँ। अगर हमें लगता है कि ग्रुप कंपनी को खरीदने के बाद कोई एक कंपनी है जो कि बहुत ही धांसू चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा उसका सेल है, वो किसका है बच्चा, बी कंपनी का। 80%। और जो एक्वायरर था, एक्वायर ने ये पूरी ग्रुप कंपनी को खरीदा बच्चा, उसका पर्पस डायरेक्टली क्या था, बी को खरीदने का। लेकिन वो बी का खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसको साथ में पूरी की पूरी क्या करनी पड़ी थी, ग्रुप कंपनी को खरीदना पड़ रहा था। तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्विजिशन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्ट एक्विजिशन। सर्टेन इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट की, ठीक है, हम डायरेक्टली बी को नहीं खरीद पा रहे, तो हमें इसके लिए पूरी ग्रुप कंपनी को खरीदना पड़ रहा है। ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन को मान लिया जाएगा डीम्ड डायरेक्ट। कब मान लिया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्विजिशन जब सेटिस्फाइड करेगा ये कंडीशन। आ जाओ रीड करूं। प्रोपोर्शनेट देखा जाएगा क्या बच्चा, नेट एसेट वैल्यू टारगेट कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेटेड एनएवी। कंसोलिडेटेड मतलब ABCD का कंसोलिडेटेड जितना भी होगा उसमें से अगर हमें पता चलता है कि जो टारगेट कंपनी है, इसमें टारगेट कंपनी क्या थी, बी कंपनी। इनडायरेक्ट एक्विजिशन में तो उसमें टारगेट कंपनी क्या थी, बी कंपनी। बी कंपनी का कितना है बच्चा, एक्सीड 80%। मतलब 80 या 80 से ज्यादा है। बस वो फ्लो चार्ट बनाने के चक्कर में ना लैंग्वेज इधर कर देते। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, सेम बात टर्नओवर ऑफ द टारगेट कंपनी का जो टर्नओवर है, इसमें टारगेट कंपनी क्या है बच्चा, बी है। टारगेट कंपनी क्या है, बी है। कंसोलिडेट के कंपैरिजन में अगर उस टारगेट कंपनी का परसेंटेज टर्नओवर में कितना रहता है बच्चा, एक्सीड 80। सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा, उसकी जो एंटरप्राइजेस है बच्चा, जो वैल्यूएशन हमने जब किया तो वो कितने से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, 80%। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ये है, हम कंसोलिडेटेड देखेंगे, कंसोलिडेटेड में टारगेट कंपनी का अगर 80% से ज्यादा है तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्विजिशन। साफ साफ दिख रहा है भैया, आपको इसी कंपनी को खरीदने का इंटरेस्ट था। क्या बात समझ आ रही है? मान लो ये परसेंटेज अब 80 नहीं है, ये 70 हो जाता है, 60 हो जाता है, 50 आ जाता है, 40 आ जाता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन बोला जाएगा। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन नंबर 5। रेगुलेशन 5 बोलता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड कंट्रोल, जिसमें 5(1) सिंपल बात करता है कि आपका पर्पस सीधे से क्या था, टारगेट कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी थी, लेकिन आप उसके शेयर्स नहीं खरीद सकते थे, तो आपने इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ होल्डिंग कंपनी खरीदा। तो ऐसे टाइप की जो आपकी क्या होता है बच्चा, एक्विजिशन होता है, उसे हम बोलते हैं भैया इनडायरेक्ट एक्वायर के। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट है ये डायरेक्ट बन जाएगा, डीम डायरेक्ट एक्विजिशन मान लिया जाएगा जब वो आपकी जो टारगेट कंपनी है उसका परसेंटेज 80% से ज्यादा हो। क्या 80% से ज्यादा होना चाहिए, कंसोलिडेटेड एनएवी के कंपैरिजन, कंसोलिडेटेड टर्नओवर के कंपैरिजन, कंसोलिडेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। अब यहाँ पे उन्होंने 2 लाइनें दे रखी है, आओ एक बार रीड करें। क्या दे रखा है, डीम डायरेक्ट एक्विजिशन सेम मैंडेटरी। उन्होंने कहा भैया जैसे हमें पता चलेगा कि डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन है तो भैया वैसे ही देना है जैसा हमने पढ़ा है। डायरेक्ट हो गया ना डायरेक्ट एक्विजिशन, तो रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ा हमने। रेगुलेशन नंबर क्या पढ़ा, 4 पढ़ा हमने। रेगुलेशन नंबर 3 क्या बोलता है, 25 या 25 से ज्यादा। तो उन्होंने कहा आप नहीं खरीद सकते जब तक क्या ना कर लो, ओपन ऑफर ना दे दो। पहले ओपन ऑफर मतलब सेम रूल्स रेगुलेशन लगेंगे, रेगुलेशन 3 एंड 4। 3 किसमें लगता है, शेयर्स और वोटिंग, और 4 किसमें लगता है बच्चा, कंट्रोल। ठीक है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, पहले ओपन ऑफर देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट एक्विजिशन हो गया, तो सेम रूल्स रेगुलेशन आपके वैसे ही चलेंगे जो 3 और 4 में हमने समझे। पहले बताओ रेगुलेशन नंबर 5 समझ में आया, इनडायरेक्ट और डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन, क्लियर है? अब ये रेगुलेशन नंबर 5 था, इन्होंने कहा एक रेगुलेशन 5A आया, ए फॉर अमेंडमेंट, है ना। ये जो अल्फाबेट्स आ जाते हैं ABCDEF, तो इनको जगह है ना ऐसे सबके सेक्शन नंबर, सबके रेगुलेशन नंबर क्या करते हैं, बदले नहीं जा सकते, तो बीच में इंसर्ट कर दिया। क्या हो गया, चलिए तो क्या लिखा है बच्चा, डी लिस्टिंग ऑफर। पहले कॉन्सेप्ट समझना, मुझे रिलायंस कंपनी को खरीदना है और मुझे मालूम है लिस्टिंग के ना बहुत नाटक होते हैं, लिस्टिंग के क्या होते हैं, बहुत नाटक। तो उसे खरीदना तो चाहती हूँ, टेक ओवर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पर्पस क्या है, उसे क्या कर दूंगी, डीलिस्ट कर दूंगी।
समझना समझना समझना, मैं कंपनी को टेक ओवर करना चाहती हूँ और मेरे माइंड में क्या है, टेक ओवर करने के बाद इसको क्या कर दूंगी, डीलिस्ट कर दूंगी। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो ये इंटेंशन पहले ही बता दो। क्यों? क्योंकि जो वो शेयर होल्डर है वो शेयर्स बेचेंगे, ये शेयर्स आपको बेचेंगे, तो उनके पास से पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कब बताना? डीपीएस। क्या होता है डीपीएस? डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। तो जब भी डीपीएस दोगे, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दोगे, न्यूज़पेपर में देते हैं ना, और एक पीए होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट। नम्रति, पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है और डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट क्या होता है बता। चलो वापस। बच्चा, अब इन्होंने कहा है कि भाई मैं एक्वायरर रिलायंस कंपनी को खरीद के क्या करना चाहती हूँ, टेक ओवर करके। मेरी प्लानिंग क्या है, डिलीट। अभी किया नहीं, मेरे दिमाग में है। प्लीज पहले इन्फॉर्म कर दो। अगर इन्फॉर्म करोगे तो डिलीट करने दिया जाएगा, पहले इन्फॉर्म नहीं करोगे तो अब आप डिलीट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? हेडिंग क्या है बच्चा? डिलिस्टिंग ऑफर। ये सारी चीजें ना शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने बताने का ट्राई किया। जब भी शॉर्ट फॉर्म में बताने का ट्राई करते तो कुछ ना कुछ खा जाते। तो चलो हम है ना पहले फुल फॉर्म में पढ़ ले अच्छे से, फिर शॉर्टकट में चलते हैं, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 5A डील्स विद दी, क्या लिखा है बच्चा? लिस्टिंग इन केस ऑफ सर्टेन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ द ओपन ऑफर व्हिच इज डिस्कस्ड बिलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रेगुलेशन नंबर 5A स्टार्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी डीलिस्ट करने का सोच रहा है एक्वायरर, तो पहले ही अपनी इंटेंशन एक्सप्लेन कर दे। बाद में अगर वो अपना इंटेंशन बताएगा तो चलेगा नहीं, इनिशियली बता दे, सब्सिक्वेंट नहीं चलेगा। इन द इवेंट ऑफ द एक्वायरर मेक पब्लिक अनाउंसमेंट। जब उसने पब्लिक अनाउंसमेंट किया, मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट किसमें किया? स्टॉक एक्सचेंज को बताया। ओपन ऑफर ऑफ द एक्वायरिंग शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी इन द टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन 3, 4, 5 जो भी हमने पढ़ा, 3 के अकॉर्डिंग, 4 के अकॉर्डिंग या 5 के अकॉर्डिंग, जिसमें वो एप्लीकेबल है। ही मे ऑप्शन है उसके पास, ही में डीलिस्ट दी कंपनी। पब्लिक अनाउंसमेंट किया, अब उसके दिमाग में है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज को कितनी सारी बातें बतानी होती है, मैं इसे डीलिस्ट करने का सोच रहा हूँ। तो चाहे तो डीलिस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेबी। डीलिस्टिंग रूल्स वही लगेंगे जो सेबी के डीलिस्टिंग के पढ़े अपन ने, ठीक है। चलो जो भी देखा है, बट द एक्वायर हैव डिक्लेयर, उसे पहले ही बताना पड़ेगा, अपफ्रंट पहले ही बताना पड़ेगा इंटेंशन टू सो डीलिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? पहले बता दो। सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ डीलिस्टिंग, सब्सिक्वेंट मतलब डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के बाद। अब कुछ भी नहीं सुनने वाले हम तुम्हारी। अगर न्यूज़पेपर में बताया था तो डिलीट कर सकते हो। सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन पर्पस ऑफ द ऑफर प्रपोज टू बी मेड, क्या लिखा है? विल नॉट, मतलब नहीं चलेगा। शॉर्ट में यहां लिख दिया, सिंपल लैंग्वेज में सेम बात है। इंटेंशन टू डिलीट शैल बी डिस्क्लोज पहले ही, पब्लिश इन द डिटेल नॉट एक्सेप्टेड, जो भी सब्सिक्वेंट वाला। समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज में पहले बता दो, बाद में करोगे नहीं चलेगा। क्लियर है? अब ऑफर मेड इज नॉट सक्सेसफुल, कौन सा ऑफर? यहाँ पे डीलिस्टिंग वाले की ऑफर की बात हो रही है बच्चा। किसकी बात हो रही है? डीलिस्टिंग ऑफर। हमने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में क्या बोला कि हम ऑफर दे रहे हैं और साथ में हम लोग क्या करेंगे? डीलिस्ट। अब शेयर होल्डर की मर्जी ना, ऑफर दिया, अभी एक्सेप्टेंस उनकी मर्जी, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा कब कब आपका डीलिस्ट वाला ऑफर, कौन सा वाला ऑफर? डीलिस्टिंग वाला ऑफर सक्सेसफुल नहीं होगा। पहला बोलता है कि भैया नॉन रिसिप्ट ऑफ दी, क्या बोला? शेयर होल्डर की अप्रूवल ही नहीं मिली सेबी डीलिस्टिंग के अकॉर्डिंग। अभी हमने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में डाला, शेयर होल्डर ने अप्रूवल ही नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया, तो क्या आपका डीलिस्टिंग ऑफर आगे चल पाएगा? क्या नहीं। बच्चा अभी ओपन ऑफर दिया है, विंडो अभी ओपन कुछ भी नहीं हुई है। अभी हुआ क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट किया और न्यूज़पेपर में डाला डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में क्या लिख दिया हमने कि डिलीज भी करेंगे, हम इतना ऑफर भी लाएंगे और डिलीज भी 26% का हम ऑफर ला रहे हैं। ये सारी बातें तो भी हम लिख रहे हैं और साथ में एक्स्ट्रा बात क्या लिख दी कि अब हम डिलीज करें। अब जब हम डिलीज करने जा रहे हैं, अब जब हम क्या करें बच्चा? डिलीज करने जा रहे हैं, तो भैया ये बात टारगेट कंपनी तक पहुंचेगी। टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर ने मीटिंग करी और क्या कर दिया? अप्रूवल नहीं दिया, तो क्या वो डिलीट कर सकता है? नहीं। तो कब कब हमारा डिलीट ऑफर क्या हो जाएगा बच्चा? खराब हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और सक्सेसफुल नहीं होगा। पहला, जब टारगेट कम्युनिकेशन ना कर देंगे, ठीक है। दूसरा, रेगुलेशन जो 17 है, रेगुलेशन 17 है वो फुलफिल नहीं किया। रेगुलेशन 17 में बहुत सारी बातें कर रखी है, जब आप डिलीट करने जाओगे तो वो सारी बातों का ध्यान रखना। आपने रेगुलेशन 17 को ही फुलफिल नहीं किया, 17 को, ठीक है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? डीलिस्टिंग का ऑफर क्या हो जाएगा बच्चा? अनसक्सेसफुल।
ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्वायरर, एक्वायर क्या लिखा है बच्चा, रिजेक्टिंग द डिस्कवर्ड प्राइस। अगर आपको याद हो कौन सा चैप्टर डीलिस्टिंग का, हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती थी, बहुत सारे रूट होते थे, एक प्राइस बुक बिल्डिंग होती थी, प्राइस फाइनल होती थी, प्रमोटर क्या बोलता था, नहीं नहीं भाई बहुत महंगा पड़ रहा है, विड्रॉ करता था, रिजेक्ट कर देता था प्राइस। एक्वायरर ने क्या कर दिया, रिजेक्टिंग डिस्कवर्ड प्राइस डिटरमाइंड बाय दी बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जो भी रेगुलेशन 16 में पड़ा है। इन शॉर्ट उन्होंने कहा डीलिस्टिंग की प्रोसेस तो वैसे ही चलेगी जो सेबी के डीलिस्टिंग के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग पहले तो अप्रूवल लेना है, अप्रूवल ही नहीं मिली, 17 के रूल्स फॉलो करना है, फॉलो ही नहीं किए, 16 में साफ साफ लिखा है कि भैया आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया, तो अब आपका जो डीलिस्टिंग का जो ऑफर है वो अब सक्सेसफुल नहीं होगा। कब कब अनसक्सेसफुल होगा, 3 सिचुएशन, पहला शोल्डर, दूसरा 17 और 16, याद रहेगा बच्चे। ये लाइन से हम पढ़ते जा रहे हैं, ये 5A का 1 है, ये 5A का 2 है, ठीक है। चलो कंटिन्यू। एक्वायर मेक अनाउंसमेंट विद इन कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। 2 दिन कहां से, जब भी फेल हो गया इन दी न्यूज़पेपर, क्या फेल हो गया, डीलिस्टिंग ऑफर, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में ऐड दिया, क्या लिखा है, हम डीलिस्ट करने आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही किया तो मीटिंग बैठी, रूल्स रेगुलेशन देखे गए, सब ने मना कर दिया। अब जैसे ही मना कर दिया तो 2 दिन के अंदर जब भी फेल हुआ वहां से 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में बता दो कि अब डीलिस्ट नहीं हो रहा है, ओपन ऑफर तो हो रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, डीलिस्टिंग की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। इन दी विच डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट वाज मेड शैल बी कंप्लाई एप्लीकेबल प्रोविजन, जो भी होगा, बात समझ में आ गई, पक्का। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ द फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर द ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन, अब डीलिस्टिंग तो आपका फेल हो गया लेकिन ओपन ऑफर की तो ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी ना एक्वायरर को, ठीक है। हम पढ़ के रहे हेडिंग 5A रेगुलेशन क्या बोलता है, डीलिस्टिंग ऑफर, अगर कोई भी एक्वायरर ओपन ऑफर भी देना चाहता था और साथ में डिलीज भी करना चाहता था तो पहले ही बता दे, कितने पहले बता दे, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देते बाद वाला चलेगा नहीं, क्लियर है। इन्होंने कहा कब कब हम मानेंगे कि आपका डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, जब शेयरहोल्डर ने मना कर दिया, खुद ही प्राइस के लिए आप नहीं माने, 17 आपने फॉलो नहीं किया, फेल हो गया तो इन्फॉर्म करो न्यूज़पेपर में 2 दिन के अंदर जब भी फेल हुआ, सेम वही जिसमें डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट था, इज दैट क्लियर। अब उन्होंने कहा डीलिस्टिंग वाला ऑफर फेल हुआ है, ओपन ऑफर का तो काम करना पड़ेगा। आइए एक्वायर थ्रू क्या लिखा है, अब सिंपल बातें लिखी, मैनेजर कौन, मर्चेंट मैनेजर थ्रू ओपन ऑफर लेकर आएगा कितने दिन के अंदर, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट। कौन सी अनाउंसमेंट, ये वाली अनाउंसमेंट जब फेल हो गया था, जब फेल हो गया था। हुआ क्या, इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लेट हो गई। अब क्यों लेट हो गई, क्योंकि वो डिलीट करने की बातें कर रहा था, फिर उन्होंने कहा फेल होने वाली जब भी अनाउंसमेंट हो गया वहां से अब 5 दिन के अंदर आपको ड्राफ्ट ऑफर लेटर वही सारी चीजें फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगी। इन्होंने क्या कंप्लाइन करना, जितने भी अदर, उन्होंने डिटेल में कुछ बताई नहीं, उन्होंने कहा कि भैया अब ओपन ऑफर के तो कंप्लाइंसेस करिए क्योंकि आपका डीलिस्टिंग का काम अब फेल हो गया। हाउएवर ऑफर प्राइस स्टैंड एनहेंस, इन्होंने कहा कि भैया अब तुमको एक पनिशमेंट मिलेगी। आप क्या करना चाहते थे, डिलीज करना चाहते थे, ठीक है। शेयरहोल्डर ने क्या कर दिया, मना कर दिया या जो भी रिजेक्ट हो गया, अब आपको एक पनिशमेंट मिलेगी। आपने एक प्राइस डिसाइड करी थी, मान लो मैंने प्राइस डिसाइड करी थी ओपन ऑफर में, तो सब बताया होगा कितनी, 500। आपको ऑफर प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऑफर प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू सम डिटरमाइन, जो भी डिटरमाइन किया एट द रेट ऑफ पर एनम। बात समझ में आ रही है, 10% बढ़ाना पड़ेगा, ये एक तरीके की पेनल्टी है उसके सर पर कि भाई तू डिलीज करने का सोच रहा था, शेयरहोल्डर ने मना कर दिया, इसलिए ऐसे ही डिलीज मत करना, अदरवाइज गए। कितना बढ़ाना पड़ जाएगा उसे प्राइस, 10%। तो 500 का 10% कितना होता है, तो 550, ठीक है। बिटवीन दी शेड्यूल डेट, जो भी पेमेंट कंसिडरेशन था, शेयरहोल्डर एक्चुअल डेट जो भी, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा पहले एक्चुअल डेट कुछ और थी ओपन ऑफर लाते तो, ठीक है, शेड्यूल आपका कुछ और होना था, तो इन्होंने कहा कि भैया अब तो सब बदल गया आपके चक्कर में, सब डिले होता गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिले हमने यहाँ पे एक पेनल्टी लगा दी, वो क्या कर दी, 10% की। तो सोच समझ के लाना, एक्सपेरिमेंट मत करना, बहुत ही भरोसा हो तो करना, क्लियर है बच्चा। चलो एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं, जो भी पर्पस है दिस सब रेगुलेशन, शेड्यूल डेट शेल बी डेट, शेड्यूल डेट कौन सी है, विच द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन आउट टू हैव बीन मेड। शेड्यूल डेट वो जो पुरानी होती है आपकी, है ना, जो डिसाइड होती है, लेकिन क्योंकि डीलिस्टिंग के चक्कर में आपका सब डिले होता गया, तो वो बस कुछ नहीं उस टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। यहाँ कुछ हेडिंग है, क्या लिखा है, कौन बताएगा, जिया बताएगी, कंपीटिंग ऑफर बता। बढ़ते बच्चा आगे, कंपीटिंग ऑफर समझ में आ गया। एक्वायरर
के अलावा कोई और भी अगर ऑफर देता है, उस ऑफर को हम कंपीटिंग ऑफर कहते हैं। उसके पास टाइम रहता है, जब भी एक्वायर ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ठीक है, वहां से 15 दिन का टाइम है कि भैया वो क्या कर सकता है, कंपीटिंग ऑफर दे सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कंपीटिंग ऑफर था, मैं एक्वायरर हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में डाला, क्या बोला कि मैं टेक ओवर करने का भी सोच रही हूँ, ओपन ऑफर भी ला रही हूँ, और साथ में क्या लिखा, डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग वाला टॉपिक चल रहा है ना, मैं डीलिस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैंने न्यूज़पेपर में डीलिस्ट करने की वाली बात कर दी, किसी दूसरे पर्सन ने आकर क्या दे दिया, कंपीटिंग ऑफर, एक्वायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डीलिस्ट। अब मैं डीलिस्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं अकेला थोड़ा ना हूं खरीदने वाला, दूसरा भी है, दूसरे की इंटेंशन नहीं है डीलिस्ट करने की। तो साफ साफ बोल दिया, अगर कंपीटिंग ऑफर आता है तो एक्वायरर अब डीलिस्ट कर सकता नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट, एक्वायरर इज नॉट लाइबल टू पे इंटरेस्ट शेयरहोल्डर ऑन द अकाउंट ऑफ द डिले टू द कंपीटिंग ऑफर। अब डिले किसके कारण कंपीटिंग ऑफर के कारण हो रहा है। अभी मैंने बोला कि भाई तुम्हारे चक्कर में डीलिस्टिंग का जो था रिजेक्शन हो गया, इस चक्कर में 10% देना पड़ रहा था हमें, इंटरेस्ट पेनल्टी लग रही थी, इंटरेस्ट लग रहा था। इन्होंने कहा अब देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब डिले किसके कारण हो रहा है, कंपीटिंग ऑफर। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड में इसीलिए ही पढ़ाया क्योंकि पहले आगे के कॉन्सेप्ट समझ लेते, ठीक है, पहले समझाती तो कुछ भी जाता नहीं, ठीक। एक्वायर शेल कंप्लाई ऑल द एप्लीकेबल, अब ये जनरल है, एक्वायर को क्या करना पड़ेगा, सारे एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन मेक अनाउंसमेंट इन दिस रिगार्ड, कितने, 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड इन ऑल द न्यूज़पेपर विद द डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट वाज मेड। कुछ नहीं, जनरल बातें लिखी है, ठीक। पहले दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर कंपीटिंग ऑफर आता है तो डिलीट करना अलाउड, अगर कंपीटिंग ऑफर आता है तो जो फर्स्ट वाला एक्वायरर था उसे कुछ भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डिले उसके कारण नहीं हुआ है, किसके कारण हुआ है, कंपीटिंग ऑफर के कारण। क्लैरिटी है? नीचे एक छोटा सा बच्चा, रेगुलेशन फर्स्ट जो ये पैराग्राफ था ये क्या था, 5A का 1, यहां से यहां तक 5A2, यहां से फिर स्टार्ट होता है 5A3, क्लियर है, यहां तक एक्सप्लेनेशन तक, ठीक है। और ये क्या है, 5A4। अब यहां एक गलती हो गई है मॉड्यूल से, दोनों पैराग्राफ को चिपका दिया, ठीक है। ये 5A का 5 है और यहां से जो ब्रैकेट चालू होता है वो 5A का 6 है। 4 तक समझ में आ गया, लिख लो पहले। अब अपन 5 वाला पढ़ेंगे और फिर 6 वाला। शेयरहोल्डर हु टेंडर द शेयर इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर शैल एंटाइटल टू विड्रॉ, जो टेंडर कर रहे थे वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं ऑफ सच शेयर टेंडर विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट। शेयरहोल्डर हु हैव नॉट टेंडर, जिसने टेंडर नहीं किया था, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंटाइटल टेंडर कर सकते हैं, कुछ नहीं ये लिखा है, जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया है वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया था वो दोबारा से ऑफर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीलिस्टिंग की प्रोसेस चल रही थी। इन्होंने कहा जब डीलिस्टिंग की बातें चल रही थी, डीलिस्टिंग की जो बातें चल रही थी, अब वो क्या होगी बच्चा, फेल हो गई है, ठीक है। तो जो भी हाँ ना इतने सारे फ्लक्चुएशन चल रहे थे, कुछ नहीं, हमने विंडो ओपन रखी है, टेंडर पीरियड 10 दिन का है, जिसने एक्सेप्ट किया वो रिजेक्ट कर सकता है, जिसने रिजेक्ट किया वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये बस कब होंगे, उन्हीं 10 दिन में होंगे। 10 दिन से पहले कुछ हो नहीं सकता, 10 दिन के बाद कुछ हो नहीं सकता, टेंडर पीरियड में सब चलेगा। बात समझ में आ रही है? दैट्स इट, चिल्लर बातें थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फर्स्ट पैराग्राफ था, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में पहले ही बता दो अपना इंटेंशन क्या, डिलीट करने का। सेकंड पैराग्राफ बोलता है कब कब डिलीट वाला ऑफर आपका अनसक्सेसफुल होगा, जब शेयरहोल्डर ने मना कर दिया, खुद ही प्रमोटर ने प्राइस से मना कर दिया, और 17 इन्फॉर्म कर देने वाली बात भी कि भैया फेल हो गया 2 दिन के अंदर, जब भी क्या हुआ, फेल हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बाकी ऑब्लिगेशंस भी तो है, कंटिन्यू करो, बस यही लिखा है जनरल बातें। फिर उन्होंने बोला कंपीटिंग ऑफर अगर आएगा तो डिलीट नहीं कर सकते और आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके कारण ये फिर प्रोसेस हो गए, किसी को पे नहीं करना है, ठीक है। और ये चिल्लर थे 5-6, समझ में आ गया। अब शॉर्टकट में चलेंगे, एक्वायर मे ऑप्ट डिलीट करना टारगेट लिस्टेड कंपनी को, डिक्लेयरिंग द इंटेंशन अपफ्रंट, पहले ही बता दो, यही सेम बात तो लिखी है, कहां बताना है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में। कंप्लाई कर देना डीलिस्टिंग के रेगुलेशन, जो भी डीलिस्टिंग का तरीका है वो सब कुछ बताया क्या, ये शॉर्ट में बस लिखा है। ऑफर ऑफ डीलिस्टिंग अनसक्सेसफुल कब होगी, जब भी अनसक्सेसफुल होगी, तो क्या लिखा है,
2 दिन के अंदर अनाउंस कर देना और टेक ओवर के कंप्लाइंसेस कर लेना। शॉर्ट में लिखा है बच्चा, हम डिटेल अच्छे से पढ़ चुके हैं। इन केस डीलिस्टिंग ऑफर नॉट बीन सक्सेसफुल, टाइमलाइन विल बी रिवाइज, पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम दी पब्लिक अनाउंसमेंट। एक्वायर विल बी एंड रिक्वायर्ड टू एनहेंस, प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, ऑफर प्राइस डिफरेंस दे, वही एक्चुअल और इस चक्कर में आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10%। कुछ नहीं, रिपीट है बस शॉर्ट फॉर्म में, हमने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया। कहीं अगर डाउट हो तो बच्चा पूछ लो। चलो बच्चा कंटिन्यू करेंगे। क्या हमने एस्क्रो अकाउंट समझ लिया था, सारी चीजें, आ जाओ। इनडायरेक्ट एक्विजिशन अब अच्छे से समझ चुके हो। रेगुलेशन नंबर 5, इनडायरेक्ट एक्विजिशन वेयर अ पब्लिक अनाउंसमेंट हैज बीन मेड, क्लॉज ई जो भी इधर 13 में दे रखा है, पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब एक्चुअली रेगुलेशन नंबर उसका याद नहीं करवाया है मैंने, किसका, पब्लिक अनाउंसमेंट का। पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ पे बच्चा, 13 में है, याद करने की जरूरत नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट तो पता है ना आपको। इनडायरेक्ट एक्विजिशन में भी पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, ठीक। चलो इन्होंने बोल दिया इनडायरेक्ट एक्विजिशन नन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेगुलेशन 5(2), मुझे बताओ 5(1) क्या था और 5(2) क्या था। 5(1) इनडायरेक्ट एक्विजिशन बताता है और 2 बताता है डीम डायरेक्ट। इन्होंने कहा हम डीम डायरेक्ट एक्विजिशन की बात नहीं कर रहे, किसकी बात नहीं कर रहे, डीम डायरेक्ट एक्विजिशन, किसकी बात कर रहे हैं, 5(1) की बात कर रहे हैं। अमाउंट इक्वलेंट टू क्या लिखा है, 100% ऑफ कंसिडरेशन, कितना, 100% इन दी ओपन ऑफर शैल बी डिपॉजिट इन दी एस्क्रो अकाउंट। पढ़ क्या रहे, एस्क्रो अकाउंट पढ़ा था, एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा डालना है, फर्स्ट 500 में 25% और उसके बाद जितना भी बैलेंस 10%। लेकिन अगर कंडीशनल ऑफर होगा तो 100% फुल या फिर जितना भी ओपन ऑफर है 50%, विच एवर इज हायर। पढ़ा था ये भी, देख लो वही लिखा होगा, देख लो लिखा है ना, यही था कंडीशनल। वेरी गुड। अब ये क्या कह रहे हैं, आपका क्या है, 5 का 1 है, 5 का 1 क्या कर रहे थे, टारगेट कंपनी को खरीदने जा रहे थे, उन्होंने कहा जितने का ओपन ऑफर दे रहे ना 100% डालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो बच्चा, इनडायरेक्ट एक्विजिशन। इनडायरेक्ट एक्विजिशन को साफ साफ क्या बोल दिया, जितना भी ओपन ऑफर है आपके लिए कुछ भी छूट नहीं है। क्यों नहीं समझाया था, क्योंकि अभी आप जानते ही नहीं थे इनडायरेक्ट एक्विजिशन। इनडायरेक्ट एक्विजिशन मेरा पर्पस सब्सिडी को खरीदने का है, तो आप डायरेक्टली किसको खरीद रहे हो बच्चा, डायरेक्ट होल्डिंग को। इन्होंने कहा जितना ओपन ऑफर होगा ना, जितना अमाउंट होता है पूरा 100% एस्क्रो अकाउंट में डाल दो। जबकि नॉर्मली इतना ऐसा था क्या, डायरेक्ट में तो फर्स्ट 500 का 25-10 दे रखा था, इन्होंने इसमें ऐसे कोई छूट नहीं दी है। लेकिन ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, 5K2 में, 5 का 2 क्या था, वही 80% याद रहेगा, बस चिल्लर सी बात थी, खत्म। बाकी ये सब तो पढ़ चुके हैं अपन, पढ़ चुके हैं ना। क्या लिखा है मोड्स, पहले क्या लिखा है, एस्क्रो अकाउंट में क्या डाल सकते हैं, कैश। फिर क्या लिखा है, बैंक गारंटी। लेकिन बैंक गारंटी किसके नाम पे मिलती है, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर किसने अपॉइंट किया है, एक्वायरर ने, ठीक है। तो एक्वायरर को अगर एस्क्रो अकाउंट में डालना है तो भैया बैंक गारंटी डालेगा, बैंक गारंटी मर्चेंट बैंकर के नाम पे मिलेगी, वो भी बैंक का ही है। नेक्स्ट लिखा है डिपॉजिट ऑफ दी ट्रेडेबल सिक्योरिटी, बोले तो थर्ड पॉइंट पढ़ो, डिपॉजिट ऑफ दी फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड मतलब 10%, इनफ्रिक्वेंटली 10% से कम है, 9%, 8%, ठीक है। चलो पूरा कंप्लीट पढ़ो। फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स, अदर फ्रीली ट्रांसफर सिक्योरिटी विद दी एप्रोप्रिएट मार्जिन। मार्जिन मतलब जितना पैसा देना उतने वैल्यू तक की इक्विटी शेयर्स रख देना। बात समझ में आ गई, बाकी ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किप करो। अब पहले ही कटवा दिया था वो तो मैंने, 4 फीचर एस्क्रो पढ़ लिया था, मोड पढ़ लिए थे। अब सीधा कहानी का एग्जेम्पशन में आओ। चलो अब मुझे बताओ, यहां एग्जेम्पशन दिख रहा है, पेजेस गिनो जल्दी, पेजेस गिनो। बच्चा मॉड्यूल में बहुत सारी बातें लिखी है, मैंने इसका कट शॉर्ट एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। तुम लोग गिनना वो पेजेस, ठीक है। तो कट शॉर्ट बना दिया है, वो नोट डाउन करना है आपको, लेकिन अभी नहीं, मैं प्रॉपर टाइम दूंगी अभी यहाँ पे समझने का, ठीक है। पहले देखो स्क्रीन में क्या लिखा है, एग्जेम्पशन लिखा है। एग्जेम्पशन क्या होती है, ये पूरा चैप्टर बोलता है अगर एक्वायरर क्या करने जा रहा है, टेक ओवर करने जा रहा है, टेक ओवर करने के लिए रेगुलेशन नंबर 3 से गुजरना पड़ता है, 4 से गुजरना पड़ता है, 5 से गुजरना पड़ता है।
3 4 5, किससे 3 4 5, जिसमें बाद में बोल दिया ओपन ऑफर, ट्रिगर दब जाता है, ट्रिगर दब जाता है, आप ऐसे ही चुपके चुपके खरीद नहीं सकते। इन्होंने कहा इन सब से छूट मिल जाएगी अगर आप इस लिस्ट में कवर हो रहे हो। उन्होंने कहा दो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन नंबर को भी याद करने का, 10 और 11। इस चैप्टर में क्या क्या याद किया है, 3 याद किया है, 4 याद किया है, 5 याद किया है, 6 याद किया है, देन उसके बाद सीधा जंप मार के 29 30 31 और 10 और 11 याद रहेगा। 10 बोलता है ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन, यहाँ एक लिस्ट दे रखी है, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन में क्या दे रखी है, एक लिस्ट। अगर आप इस लिस्ट में कवर हो रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। अगर आप लिस्ट में कवर नहीं हो रहे हो तो रिक्वेस्ट करो, एप्लीकेशन दो, किसको बच्चा, सेबी को। सेबी एक बार देखेगा, आपकी बातें सुनेगा, अगर ठीक लगेगा तो आपको छूट दे सकता है, एग्जेम्पशन दे सकता है। लिस्ट कहां दे रखी है, रेगुलेशन नंबर 10 में। लिस्ट में कवर होते हो, मैं एक एक्वायरर हूँ, ठीक है, मैं टारगेट कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ। अगर मैं उन सिचुएशन में कवर होती हूँ जो 10 में दे रखी है तो ऑटोमेटिक छूट मिल जाएगी, मुझे कहीं कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लिस्ट में कवर नहीं हो रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ ओपन ऑफर नहीं देना, तो रिक्वेस्ट दूंगी, करूंगी, एप्लीकेशन दूंगी सेबी को। सेबी सारी चीजें देखेगा और हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। हम तो रिक्वेस्ट करें ना, छूट दे दो, अब वो उसकी मर्जी। यहाँ रिक्वेस्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑटोमेटिक आपको छूट मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं रेगुलेशन 10 क्या बोलता है और रेगुलेशन 11। आ जाओ। 10 बोलता है ओपन ऑफर से द फॉलोइंग एक्विजिशन, पूरी लिस्ट है, द फॉलोइंग एक्विजिशन शैल बी एग्जेम्प्टेड ऑब्लिगेशन, कौन सी ऑब्लिगेशन, ओपन ऑफर की। रेगुलेशन नंबर 3 और 4, लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। चलो कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है, आ जाइए। अब आपकी बुक में बच्चा ये पूरी लिस्ट दे रखी है, 1 दिख रहा है, 1 के अंदर ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, है ना, और वो पहला ए है, ये ए दिख रहा है, ये ए है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, फिर सी दिख रहा है, फिर डी, अभी 1 ही चल रहा है, इसके बाद क्या चलेगा, डी ए। ये ए क्यों आया होगा, ये बाद में अमेंडमेंट से आया होगा, जब भी एक्स्ट्रा चीजें आती है, ठीक है, ई एफ जी एच, ये बी दिख रहा है, कितने सारे पॉइंट्स, 2 3 4, अब 4 के अंदर पॉइंट्स कितने सारे एबीसीडी है, फिर 5 6 7 दिख रहे हैं, फिर ये दोबारा से पूरी लिस्ट है, फिर जाकर 11 आएगा। इन सब का कट शॉर्ट है, आओ बच्चा कट शॉर्ट पढ़ेंगे, इतने लंबी चौड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 10। सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 10 जो क्या बोलता है, ऑटोमेटिक छूट है लिस्ट में अगर कवर हो रहे हो। एक्विजिशन परसेंट टू, याद क्या रखना है, इंटरसेट ट्रांसफर, आपस में। इंटरसेट ट्रांसफर मतलब आपस में। इन्होंने कहा कि अगर आपस में क्या कर रहे हो बच्चा, शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। रेगुलेशन 3 4 बोलता है ट्रिगर दब जाएगा। रेगुलेशन 3 4 क्या बोलता है, ट्रिगर दबेगा, यही बोलता है। इन्होंने कहा भैया रिलेटिव्स, इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ाई थी, बताओ, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, वेरी गुड सब। रेगुलेशन 3 का 3 क्या बोलता है, इंडिविजुअल भी देखा जाएगा, बट हम लोग आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये लोग आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई ट्रिगर दबने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड के पास था तो ओनरशिप तब भी वाइफ के पास थी, वाइफ के पास थी, आपने बस फॉर्मेलिटी के ट्रांसफर की, ओनरशिप उसके पास भी है। आपस में मुकेश अंबानी नीता अंबानी को कुछ दे देता है, नीता अंबानी मुकेश को दे देता है, तो उसने कहा कि भैया ओपन ऑफर लाना पड़ेगा क्या इसके लिए भी, उन्होंने कहा कोई ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है, भले ट्रिगर दब जाए। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का। हम क्या पढ़ रहे, ऑटोमेटिक, ओपन ऑफर कब कब लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपस में, इसकी हेडिंग ही क्या है, आपस में, मतलब जितने सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे सब आपस की बात कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, आपस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल दिया है, इमीडिएट रिलेटिव अगर एक दूसरे को दे रहे हैं तो ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग को देती हूँ, तुम लोग मेरे रिलेटिव नहीं हो, तो क्या ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, हाँ लाना तो पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट में प्रमोटर्स, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है बच्चा, प्रमोटर। अगर आपको याद हो चैप्टर आईसीडीआर, प्रमोटर का एक कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। क्या सिंगल प्रमोटर होते हैं क्या, बहुत सारे होते थे। हमने उसमें भी पढ़ा था कि भैया एक प्रमोटर छोड़ के जा रहा है, दूसरे प्रमोटर को दे तो लॉक इन में कवर हो जाएगा, पढ़ते थे, ठीक है, वेरी गुड। रिमेनिंग जो पीरियड्स होंगे उसके लिए बस कंटिन्यू करेंगे, यही पढ़ा था ना। इन शॉर्ट मतलब प्रमोटर भी आपस में शफल कर सकते हैं, एक प्रमोटर दूसरे को दे रहा है, दूसरे प्रमोटर तीसरे को दे रहा है, प्रमोटर आपस में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, और अगर इसमें ट्रिगर दब जाता है
तो भी ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। आपस में अगर कोई एक दूसरे को ट्रांसफर करना है, अगर इमीडिएट रिलेटिव करते हैं या फिर प्रमोटर्स, तो बिना ओपन ऑफर के भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। रीड करेंगे, पर्सन नेम, वो सारे पर्सन जो कि नेम होते हैं प्रमोटर। क्यों ऐसा लिखा बच्चा? क्योंकि प्रमोटर जरूरी नहीं है शेयर होल्डिंग से हो। प्रमोटर क्या हो सकते हैं बच्चा? कहीं पे नाम लिखा होगा एज अ प्रमोटर तो भी वो प्रमोटर हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है तो। वो सारे पर्सन जो कि प्रमोटर्स है इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल, ठीक है, किसके प्रमोटर होंगे? ऑब्वियसली टारगेट कंपनी के। पर एटलीस्ट, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? प्रमोटर आज का आया हुआ नहीं होना चाहिए, प्रमोटर एटलीस्ट पिछले 3 साल पुराना होना चाहिए। भैया कहां से गिनेंगे? जब भी एक्विजिशन की बात हो रही है, ठीक है, जब भी एक्विजिशन की बात हो रही है, मतलब आज अगर एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को दे रहा है तो वो दूसरा जो प्रमोटर होगा वो नया नवेला नहीं होना चाहिए, पिछले 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर नया प्रमोटर है तो अब मैं किसी को देना चाहती हूँ तो मैंने जानबूझ के लिए उसे क्या बनाया? पहले प्रमोटर बना दिया। तो भैया लूपहोल निकाल लेंगे। तो उन्होंने क्या बोल दिया? 3 साल पुराने प्रमोटर को दे सकते हो। अगर 3 साल पुराने नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इसके एक एक पॉइंट में कभी भी पूरी लिस्ट नहीं आती एग्जामिनेशन की। एक एक में क्या आ जाता है बच्चा? क्वेश्चन आ जाता है, केस आ जाता है, ठीक है। बस आपको ये वर्ड याद होने चाहिए। इमीडिएट रिलेटिव आपस में कर सकते हैं बिना ओपन ऑफर के, हाँ। प्रमोटर आपस में कर सकते हैं, हाँ। कंडीशन क्या है? 3 साल पुराना। पहले दो समझ में आ गए तो ही तीसरे में जाऊंगी, नहीं तो तीसरे में नहीं जाऊंगी। आ गए? तीसरा क्या लिखा है? कंपनी, शॉर्टकट में लिखा है होल्डिंग सब्सिडरी, फर्दर सब्सिडरी, समझेंगे। ये है हमारी आईटेक्स कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी सब्सिडरी कंपनी, समझ में आ रहा है? अब इस होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिससे मैंने क्या बोल दिया, इस कंपनी की तो फर्दर सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। क्या बात समझ में आए? होल्डिंग कंपनी की एक दूसरी जो सब्सिडी, एक तो ये कंपनी की सब्सिडी हो गई, ठीक है, होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडी उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चा? फर्दर सब्सिडी कंपनी। क्या ये टर्म समझ में आ गए? कंपनी समझ में आ गई, आईटेक्स कंपनी। इस कंपनी की एक होल्डिंग, इसी कंपनी की एक सब्सिडी। लेकिन अगर होल्डिंग की भी जो दूसरी सब्सिडी कंपनीज है उसको मैंने क्या बोल दिया? फर्दर सब्सिडी कंपनी। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ू आगे, चलो। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में होल्ड करता है, कितना होल्ड करता है बच्चा? एटलीस्ट 50%। समझना, चाहे वो आईटेक्स में होल्ड करता हो, चाहे इसकी होल्डिंग में करता हो, चाहे इसकी सब्सिडी में करता हो, चाहे होल्डिंग की फर्दर सब्सिडी में करता हो, कोई भी पर्सन इन सब में क्या है बच्चा? होल्ड करता है। कितना? 50%। मेजोरिटी है 50 या 50 से ज्यादा ही हो गया, एटलीस्ट 50 मतलब या फिर से ज्यादा मेजोरिटी शेयर से। इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच कंपनी, किसी में भी होल्ड करता है। अदर कंपनी, एक और कंपनी है, ये जो कंपनी थी ये एक कंपनी बना दिया, ठीक है, दिख जाएगा अभी, ठीक है, ये ए कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है बी कंपनी। मैं मान लो इस कंपनी में, इस ए कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है मान लो, और मेरी शेयर होल्डिंग बी कंपनी में भी क्या है? सेम 50% से ज्यादा। तो दोनों जगह चलेगी मेरी। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी दोनों मेरी है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? आपस में। वो कंपनी भी मेरी है, ये कंपनी भी मेरी है। अब जब ये कंपनी के शेयर उधर बेच रहे हो, उस कंपनी के शेयर इधर बेच रहे हो, तो हम क्या आपस में नहीं बेच रहे हैं? आपस में बेच रहे हैं। इन्होंने कहा भैया आपस में अगर बेच रहे हो तो आपको बिना ओपन ऑफर लाए आपस में बेच सकते हो। होल्डिंग सब्सिडी को बेच रही है, सब्सिडी होल्डिंग को बेच रही है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कंपनी होल्डिंग सब्सिडी फर्दर सब्सिडी पर्सन, अगर कोई भी 50% इन ईच किसी भी कंपनी में अगर होल्ड करके बैठा है और अदर कंपनी में भी सच पर्सन होल्ड एटलीस्ट 50% या फिर उसकी सब्सिडी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना ओपन ऑफर के ला सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में वापस चलेंगे, अपने मन से अब एग्जांपल बनाना चालू कर दो। बच्चा ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, इस बी कंपनी की भी सेम सिचुएशंस है, इस बी कंपनी की भी क्या है बच्चा? सेम सिचुएशंस है। यहाँ पर मैं एक पर्सन हूं जो किसी भी कंपनी में होल्ड कर रही हूँ, तो जब मेरी यहां चलती है तो यहां भी तो चलेगी ना। मैं कह रही हूँ यहाँ पे भी 50% से ज्यादा होल्डिंग है और यहाँ पर भी, मतलब सारी कंपनी क्या है? आपस में जुड़ी हुई है। जब आपस में जुड़ी हुई है और अगर आपस में ट्रांसफर कर रहे, इंटर से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अलाउड है, बिना ओपन ऑफर के कर सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप तो वैसे भी इसके पास थे, रिलायंस कंपनी के शेयर्स, या फिर इसके पास थे, एक ही बात होगी ना, चलनी तो सब जगह सेम है। तो इमीडिएट रिलेटिव आपस में, प्रमोटर्स आपस में, लेकिन कंडीशन क्या है? 3 साल पुराने होने चाहिए। या फिर बच्चा ये होल्डिंग सब्सिडी, मैं कह रही हूँ यही होल्डिंग इस सब्सिडी में भी अगर कर रही है तो फर्क पड़ता नहीं है, सबकी ओनरशिप एक जैसी तो है। कंसेप्ट समझ में आए? कंडीशन क्या है? 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 40% है तो फिर ओपन ऑफर देना पड़ेगा।
क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया ओनरशिप आपके पास है तो आप यहाँ भी ओनर हो, आप वहां भी ओनर। कंसेप्ट क्लियर है? फंस गए तो पूछ लो। ये था पहला। दूसरा क्या लिखा है हेडिंग? पहले पॉइंट का हेडिंग क्या था? इंटरसेक्टर्स आपस में, जिसमें रिलेटिव प्रमोटर और कंपनीज आ गई थी। ठीक है, अब क्या हेडिंग है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कुछ लोगों की लिस्ट है जिनका मेन काम क्या है? शेयर खरीदना ही है। हम कह रहे ट्रिगर दब गया, ट्रिगर दब गया। कहां से ट्रिगर दब गया? मान लो जिया ने एक ब्रोकर को रखा, मैंने एक ब्रोकर को रखा, अंशिका ने रखा, स्नेहा ने रखा, मुस्कान ने रखा। सबका ब्रोकर एक ही है। सबका ब्रोकर क्या बच्चा? एक ही है। वो ब्रोकर के हम सब क्या है? क्लाइंट है। उसने भी रिलायंस की खरीदी, इसने भी, इसने भी। हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हमारा ब्रोकर सेम हो गया है, जिस कारण से वो क्लाइंट के क्या कर रहा है बच्चा? शेयर्स खरीद रहा है। तो भैया ब्रोकर तो फंस जाएगा। ब्रोकर के वहां पे टेक ओवर करना चाहता है क्या? नहीं, वो तो क्लाइंट के कहने पे क्या कर रहा है? शेयर्स खरीद रहा है। लेकिन जब हमने ब्रोकर का अकाउंट देखा तो ब्रोकर के अकाउंट में कितना आ गया भैया? भैया 60%, 80% इसी के पास दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों का। तो क्या वो ब्रोकर टेक ओवर करने बैठा है क्या? नहीं। तो इन्होंने कहा भैया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ब्रोकर का क्या है? स्टॉक ब्रोकर क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इनका काम है, अगर इनके काम के कारण अगर ये लोग शेयर्स लेते हैं जिस कारण से ट्रिगर दब जाता है, तो भैया वो अपना काम कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, इसमें उन्हें छूट है, ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है, और वो अपने क्लाइंट के कहे अनुसार खरीद सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? आ जाओ। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? अंडर राइटर का काम बताओ। शेयर्स खरीदता है, कब खरीदता है? जब सब्सक्रिप्शन 90% नहीं होता है। तो वो बेचारा क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसका वो काम है। अब इसमें ट्रिगर दब गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो इन्होंने कहा ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है, काम है। दूसरा कौन है? स्टॉक ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। तीसरा क्या लिखा है? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर भी अंडर राइटर का काम करता है। कहां पढ़ा था? आईसीडीआर में। मर्चेंट बैंकर बहुत सारे अंडर राइटर को अपने अंडर में रखता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अंडर राइटर की। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्चेंट बैंकर की होती है, लेकिन पहले वो अंडर राइटर को आगे भेज देता है कि तुम भैया सब्सक्राइब करो। नहीं सब्सक्राइब कर पाएगा तो किसके सर पे आएगी? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर अनसब्सक्राइब पोर्शन को क्या कर रहा है बच्चा? अंडर राइट करने की ऑब्लिगेशन कर रहा है, काम कर रहा है। ट्रिगर विगर अगर दबता है तो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। मर्चेंट बैंकर एक्ट कर रहा है, क्या लिखा है? स्टेबलाइजिंग एजेंट। कहीं पड़ा है ग्रीन शू ऑप्शन। वो मार्केट से शेयर्स क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो क्या कर सके? प्राइस को मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सके, क्योंकि कम ज्यादा वाला हमने ग्रीन शू ऑप्शन पढ़ा था, है ना? तो वो काम कर रहा है अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रजिस्टर्ड क्या लिखा है? मार्केट मेकर। ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मैंने बताया था फाइनल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझा दूं। यहाँ पे ये कुछ नहीं, ये भी ब्रोकर्स की तरह ही होते हैं जो मार्केट में आपके मार्केट को क्या कर रहे होते? डेवलप कर रहे होते, आपकी इमेज, आपकी गुडविल को इंप्रूव कर रहे होते, मार्केट को बना रहे होते। तो उसे क्या बोल दिया? मार्केट मेकर। लेकिन मार्केट मेकर कौन? जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो। तो ये मार्केट में आपकी गुडविल मेंटेन करे, जिस कारण से उन्हें शेयर्स को थोड़ा खरीदना बेचना पड़ जाता है। इसमें अगर ट्रिगर दबता है तो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, याद करो, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है भैया? आपका काम कर रहा है। अब आपका जब काम कर रहा है, जैसे कि हमने शेड्यूल कमर्शियल बैंक का काम क्या देखा? एस्क्रो अकाउंट तो इसी के पास खुलता है। इसके पास क्या हो सकते हैं बच्चा? शेयर्स भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा एस्क्रो अकाउंट में कैश भी हो सकता है, बैंक गारंटी भी हो सकती है, और शेयर्स भी हो सकती है, सिक्योरिटीज। अब इसके पास शेयर्स आ गए, क्यों आए? क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में उन्होंने पैसे रखे हैं या फिर सिक्योरिटीज रखे। सिक्योरिटीज उसने भैया संभाल के रखी है, तो क्या इसे एक्विजिशन मान लिया जाएगा? क्या इसे हम ओपन ऑफर देना पड़ेगा? कि वो कहेगा नहीं नहीं भैया मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक ओपन ऑफर ना। तो इन्होंने कहा ये सब में आपको मिल जाएगी छूट। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हो? अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग तुम पढ़ोगे और समझाओगे। क्या लिखा है? मैंने एक्वायर ने क्या कर दिया बच्चा? बैंक के पास गिरवी रख दिए, पैसे की जरूरत थी तो गिरवी रखा है। हमने क्या रखा है? गिरवी। खरीदा थोड़ी ना है उसने, खरीदा थोड़ी ना है। तो क्या बोल दिया? अगर आपने प्लेज क्रिएट किया है किसके पास? बैंक के पास और पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इन्हें क्या ट्रिगर दब गया? ओपन ऑफर देना पड़ेगा? नहीं, इन्हें देने की जरूरत नहीं है। इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इनका काम है नॉर्मली। कंसेप्ट समझ आया? हम क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशन नंबर 10, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन। ओपन ऑफर आपको देने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट था आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? इमीडिएट रिलेटिव प्रमोटर्स 3 साल पुराने होने चाहिए, और बहुत सारी कंपनीज पढ़ी थी अपन ने। इनका क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिना ओपन ऑफर शेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते। तीसरी हेडिंग क्या है? सिक्का बोलते हैं शॉर्टकट में।
एक्ट हुआ करता था, जैसे आईसीडीआर, जैसे सस्त बोल रहे अपन, है ना, ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया पहले एक जमाने में एक एक्ट हुआ करता था, उस एक्ट का नाम था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। आज की डेट में ये खत्म हो चुका है, इसकी जगह पर आ चुका है आईबीसी। क्या काम होता है इसका बताओ जरा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, कंपनी डूब रही है तो बचाने का। पहले एक दूसरा एक्ट हुआ करता था जिसका नाम क्या था, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। जो कंपनी सिक हो गई है, बीमार हो गई, जो डूब रही है, उसे बचाने के लिए एक एक्ट हुआ करता था। इसकी जगह आईबीसी ने ले लिया, लेकिन अभी भी ये लिखा तो हुआ है। अगर कोई कंपनी डूब रही है और फिर उसके शेयर्स क्या करे जा रहे हैं बच्चा, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये एज पर क्या हो रहा है बच्चा, स्कीम, उसे ठीक करने के लिए किया जा रहा है। याद करो हमने टेक ओवर 3 टाइप के पढ़े थे, फ्रेंडली, हॉस्टाइल और बेल आउट। इस चैप्टर में एक्चुअल में फ्रेंडली और मेजोरिटी में तो हॉस्टाइल ही है, लेकिन हाँ फ्रेंडली भी साथ में अग्रीमेंट के थ्रू आ जाता है। लेकिन किसकी बात नहीं कर रहे, बेल आउट की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बेल आउट कहा था आईबीसी में आ जाता है। लेकिन पुराना एक्ट इसका क्या था बच्चा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था। इसलिए तो ये कह रहे हैं भैया इसको बचाने का ट्राई किया जा रहा है, इसलिए टेक ओवर किया जा रहा है। अब ओपन ऑफर ये सब देने की जरूरत नहीं है। या फिर कंपनी क्या हो रही है, इन्होंने कहा भैया अरेंजमेंट हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, तो ये आपस में फ्रेंडली, एक्चुअल में फ्रेंडली टेक ओवर यही कवर होता है। आप मर्ज हो रहे हो, मतलब आपकी कंपनी उठकर आपकी कंपनी के साथ मिलना चाह रही है, तो एक्चुअल में इन्होंने कहा कि मर्जर के रूल्स रेगुलेशन अलग है, मर्जर के रूल्स रेगुलेशन अलग है, तो ओपन ऑफर टेक ओवर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या फिर क्या हो रहा है, आईबीसी के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन प्लान जो पुराना सिक था। या फिर क्या लिखा है, इस एक्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा दे रखा है, वसूली करना। एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है, अब रिलायंस कंपनी के शेयर्स मेरे पास थे, अब मैं डूबती जा रही हूँ, मैं डूबती जा रही हूँ बच्चा, तो अब रिकवर करने के लिए एक पर्सन आ जाता है, रिकवर करने के लिए वसूली भाई आ जाते हैं। तो भैया शेयर्स, टारगेट कंपनी के शेयर्स अब मेरे पास जाकर के कहा चले जा रहे हैं, वसूली भाई के पास। तो वसूली भाई के पास वो शेयर्स जा रहे हैं, वो टारगेट कंपनी को खरीदना थोड़ी ना उसका पर्पस है, वो तो भैया मुझसे अपनी रिकवरी कर रहे हैं। तो क्या उसे बहुत लंबे चौड़े ओपन ऑफर देने पड़ेंगे? नहीं। इन्होंने कहा इनका सरफाइसी एक्ट कुछ और बोलता है, उन्हें अपने सरफाइसी एक्ट को फॉलो करना है, इन्हें अपने आईबीसी को फॉलो करना है, इन्हें अपने सिक को करना है, उन्हें अपने मर्जर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो इन शॉर्ट अभी हम क्या लिस्ट पढ़ रहे हैं बच्चा, कि इनके खुद के रेगुलेशंस है, अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग, अपने रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ टेक ओवर में ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या दे रखा है, सेबी डीलिस्टिंग। अगर आप डीलिस्ट हो रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो बच्चा, डीलिस्ट हो रहे हो, हमने पढ़ा था रिजेक्ट हो गया था इसलिए कंटिन्यू कर रहे थे। अभी मैंने आपको 5A पढ़ाया, अगर डीलिस्ट करने का सोच रहे हो तो पहली न्यूज़पेपर में बता दो, फिर अगर डीलिस्ट रिजेक्ट हो गया तो फिर आगे कंटिन्यू करो, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो आगे के रूल्स रेगुलेशन फिर उसके अकॉर्डिंग चलते। तो सेबी डीलिस्टिंग अगर चल रही है तो आपको ओपन ऑफर फिर देने की जरूरत नहीं है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर आपका वो कंटिन्यू ओपन ऑफर चलेगा। क्लियर है? ड्यू टू क्या लिखा है, एक ट्रांसफर बताया था और ट्रांसमिशन बताया था, डिफरेंस। गुड, वेरी गुड। ट्रांसफर दो जिंदा इंसान के बीच में हो रहा है, एक जिंदा इंसान दूसरे जिंदा इंसान को बेच रहा है। ट्रांसमिशन में डेथ हो गई है, फॉर एग्जाम्पल डैडी की डेथ होगी तो बेटे को मिल रही। वेरी गुड। ट्रांसमिशन बोलो, सक्सेशन बोलो, इनहेरिटेंस बोलो, ठीक है, विरासत में मिल रही है इनको। इन्होंने कहा भैया ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं, तो रिलेटिव्स में आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। अब एक्विजिशन बाय क्या लिखा है, lenders due to conversion of debt into equity share as per the RBI guidelines। समझो बच्चा, ये कंपनी है, ये पूरी आईटीएस कंपनी है, लेकिन जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो भैया गोयल सर की है, ठीक है। अब गोयल सर को हमें देना था पैसे, रेंट देना था, नहीं दे पाए, हैरान परेशान वो, तो वो बोलता भैया एक काम करो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, आपकी जो उधारी है उसको क्या कर देते, अपने कंपनी के इक्विटी शेयर दे दो तो भी मुझे चल जाएगा। तो एक्चुअल में उससे क्या किया जा रहा है, लेंडर के पैसे बचे हैं तो उसके डेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी शेयर में। लेकिन याद रखना एज पर आरबीआई गाइडलाइन, अगर आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो छूट मिलेगी, आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं मिली तो कोई छूट मिलने वाली नहीं है, ओपन ऑफर फिर देना पड़ेगा, ठीक। वोटिंग राइट्स क्या लिखा है, मेरी कंपनी में तुम्हारे 24% थे, क्या ट्रिगर दबा, बिल्कुल नहीं दबा। लेकिन मैंने अपनी कंपनी के, रिलायंस कंपनी के पास, रिलायंस कंपनी मैंने 24% शेयर्स खरीद रखे थे, रिलायंस कंपनी ने क्या कर लिया बच्चा, फोरफीड कर लिए, क्या कर लिया बच्चा, फोरफीड कर लिए अपने शेयर्स।
या फिर मैं क्या बोलूँ, बाय बैक कर लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरी शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम होगी? मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफर सबको दिया ना, तुम सबको ऑफर दिया, ठीक है, मेरे 24% थे, आपके 2%, 4%, 10% जो भी था, तुम लोगों ने क्या कर दिया बच्चा, रिटर्न कर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो मेरी शेयर होल्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। 24 से क्या हो गई, 25, 26, 27, 30 हो गई। तो भाई मुझे तो ओपन ऑफर देना पड़ जाएगा क्या? इन्होंने बोला नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्यों देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपकी गलती नहीं है। अगर आपके वोटिंग राइट्स, अगर आपके वोटिंग राइट्स इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स, रीजन इसके पीछे क्या है, फोरफिट। टारगेट कंपनी ने अपने शेयर्स क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। ऐसा होता है ना बच्चा, एप्लीकेशन अमाउंट होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। पहले सबसे पैसे मांगे, कुछ लोगों ने ना कर दिया, ठीक है, मेरे तो 24% शेयर्स मैंने खरीदे थे, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों की ना हो गई तो उसके पूरे शेयर्स क्या हो गए बच्चा, फोरफिट हो गई। मेरी शेयर होल्डिंग में भैया 25, 26 आ गए, तो बच्चा इन्होंने कहा ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने फोरफिट किया इसलिए शेयर होल्डिंग बढ़ी है। क्लैरिटी है? अब बायबैक आ गया नीचे, रिलायंस कंपनी ने मार्केट से शेयर्स क्या कर लिए बच्चा, बायबैक कर लिए। क्यों कर लिए? ताकि टेक ओवर ना हो। मेरे पास 24% थे, मैं जानबूझ के आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि टिकट दबता, ओपन ऑफर देना पड़ता, बहुत पैसे लग जाते हो, 26% लाना पड़ता। क्लियर है बच्चा? कंपनी ने बोला भैया मैंने तो बायबैक कर लिया, तो मेरी शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शेयर होल्डिंग कब कब बढ़ जाती है, फोरफिट करने में भी और बायबैक। इन्होंने कहा भैया बायबैक करने में अगर आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है तो एक काम करो, हम आपको मौका दे रहे, वापस से 24 हो जाओ। समझो समझो समझो, पहले मेरी 24% थी, बायबैक करने के चक्कर में 26 हो गई। कितनी हो गई, 26। कितना बढ़ गया बच्चा, 2%। इन्होंने कहा बायबैक करने में हम आपको छूट तो दे रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, 2% बेच दो, 2% क्या कर दो, बेच दो। इसके लिए हम प्रॉपर टाइम देंगे। कितना टाइम देंगे, 90 डेज। जब भी बायबैक ऑफर क्लोज होता है, जब भी बायबैक ऑफर क्लोज होता है, 90 डेज के अंदर प्लीज अपनी लिमिट को ट्रिगर से कम कर लो। अगर नहीं करोगे तो हम मान लेंगे कि आपकी इच्छा है टेक ओवर करने की, अब तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। क्या बाकी सब में ये सब कंडीशन है? नहीं, बाकी सब में बोलते छूट छूट छूट, आगे बढ़ता तो बढ़ जाए। जैसे कि फोरफिट में क्या बोल दिया, अगर आप 24 से 25, 26 हो जाते हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा बायबैक में अगर बढ़ जाते हो तो टेंशन है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, फर्दर मार्केट में बेच दो, सेफ हो जाओ, ठीक है। वोटिंग राइट वी आर लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है, इज ब्रॉट बाय दैट शेयर विद इन दी थ्रेशोल्ड लिमिट, लिमिट के अंदर आ जाओ। हम आपको इसके लिए 90 डेज देंगे। क्लियर है बच्चा? व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू? छूट दे दिया है। वहां एक पॉइंट पड़ा था, मुस्कान ने एक पॉइंट क्लिक करवाया था, याद है, इंक्रीमेंट हो जाएंगे नए, तो वहां पे हमने क्या बोल दिया था, उसमें कवर नहीं है, लेकिन यहाँ एग्जेम्पशन में उन्होंने देकर उसे कवर करवा दिया। क्या बात समझ में आ रही है? राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। इन्होंने कहा रिलायंस कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सबको क्या दिया, ऑफर दिया सस्ते में। अब भैया हमारा भी मन है सस्ते में खरीदने का, इससे हमारी लिमिट क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। इन्होंने कहा छूट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी खुद से ही ऑफर दे। एक्विजिशन ऑफ शेयर इन दी, क्या लिखा है, टीसीटीसी बोले तो टारगेट कंपनी, क्या लिखा है, चैप्टर 15 में बहुत सारे पढ़े थे, स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब जब स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन है और देर उनकी क्या है, सब्सिडी कंपनी से, ठीक है, बाय द प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी एज पर द एग्रीमेंट। एक्चुअली कुछ नहीं एग्रीमेंट हो रहा है, फ्रेंडली टेक ओवर हो रहा है एक तरीके से। अग्रीमेंट किया गया है, स्टेट लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोल रहे हैं कि भैया क्या करो, है ना, शेयर्स ले लो, दे लो, लेना देना किया, इस कारण से लिमिट क्रॉस होती है, फ्रेंडली कर रखा है, और स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जा रहा है बच्चा। किसको प्रमोट किया जा रहा है, स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन को। तो प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने बोला है कि भैया आपकी अगर शेयर होल्डिंग ज्यादा भी होती है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन पैसे ज्यादा देगा, मतलब स्टेट का डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एमपी गवर्नमेंट का कोई स्टेट लेवल में कोई भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भैया स्टेट लेवल में क्या होगी, प्रमोशन एक्टिविटी होगी, डेवलपमेंट होगी, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया एज पर अग्रीमेंट हो रहा है। तो अगर एज पर अग्रीमेंट हो रहा है तो इसमें भी आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, अगर शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है तो, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ द शेयर होल्डर इन दी टारगेट कंपनी, शॉर्टकट में लिखा है, बताओ, वेंचर कैपिटल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, और ये वही लोग हैं जो ज्यादा पैसे देंगे, तो ये भी एक तरीके से क्या है, इनको प्रमोट किया जा रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स की तरह ही तो काम करते हैं, तो इनको भी प्रमोशन, स्टार्ट लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है ये प्रमोशन एक्टिविटी है, प्रमोटर्स, टारगेट कंपनी का जो प्रमोटर है एज पर अग्रीमेंट। दोनों के कंसेप्ट देखोगे सेम है, वापस 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 क्या लिखा है ध्यान देंगे,
स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन के साथ मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के, या फिर बच्चा इन्वेंचर कैपिटल के साथ मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के अग्रीमेंट करते हैं ताकि कंपनी का भी फायदा हो और बच्चा इनका भी फायदा हो। तो ऑल दीज आर एक्टिविटी एक्चुअल में क्यों की जा रही है? डेवलपमेंट पर्पस के लिए, प्रमोशन के लिए। इस कारण से इनको यहाँ पे क्या मिल रखी है? छूट। लंबा चौड़ा ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है अगर क्या हो जाता है? लिमिट क्रॉस होती है। अब मुझे बताओ क्या ये पूरे 13 पॉइंट समझ में आए? कंसेप्ट समझ में आया? क्या क्या कवर हुआ था फटाफट देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या बोल दिया? ऑटोमेटिक एग्जामिशन में इंटर से आपस में कौन सा? इमीडिएट रिलेटिव, प्रमोटर 3 साल पुराना, इसमें 50% वाली बात याद रखना, ठीक है। फिर क्या बोल दिया? ऑर्डिनरी कौन सा बिजनेस, इनका धंधा ही है भाई, तो लिमिट क्रॉस होती है तो भी ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। स्कीम के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो गया, मर्ज हो गया, रिजोल्यूशन प्राइस, सरफाई से भी, ये सब स्कीम से एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन। हाँ, डीलिस्टिंग। चलो डीलिस्टिंग का भी एक पॉइंट समझा। मान लो डीलिस्टिंग के शेयर होल्डर हाँ बोल देते, अगर हाँ बोल देते तो पूरे डीलिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशन लगेंगे, भूल जाओ ओपन ऑफर। ओपन ऑफर देंगे लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? डीलिस्टिंग के अकॉर्डिंग। फिर टेक ओवर के रूल्स रेगुलेशन लगने वाले नहीं है। मान लो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अप्रूवल शेयर होल्डर की नहीं मिली, तो वापस से लगेंगे। तो डीलिस्टिंग के रेगुलेशन, अगर आपका एक्विजिशन एज पर, क्योंकि वहां की एग्जिट अपॉर्चुनिटी दूसरी है, यहाँ ओपन ऑफर की प्राइस अलग आएगी, वहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी की प्राइस अलग आएगी। तो इन्होंने कहा भैया डीलिस्टिंग के अगर रूल्स लग रहे हैं, अगर अप्रूवल मिल गई है तो वहीं जाओ, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अनसक्सेसफुल होते तो यहाँ पे कंटिन्यू करने। क्लियर है? चलो फिर ट्रांसमिशन सक्सेशन याद रहेगा। लेंडर को पैसे नहीं दिए, ड्यू है तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन याद रखना आरबीआई की गाइडलाइन, फोरफिट होने के कारण इंक्रीज होता है, या फिर बाय बैक में बोलते कम कर लो, फोरफिट में कम करने को बोला, क्या कहीं फंस गए बता। नेक्स्ट क्या था? फोरफिट बाय बैक में क्या डिफरेंस है? 90 डेज के अंदर राइट इशू, कंपनी ने ऑफर दिया सस्ते में देने, मेरा भी मन कर रहा है यार, मुझे मत दूर करो, ठीक है। तो ऐसा है, तो इन्होंने क्या बोला? राइट इशू में भी अगर आप बढ़ता है तो चल जाएगा। और प्रमोशन एक्टिविटी के लिए किसके लिए? स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये वेंचर कैपिटल फंड। क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पे ये रेगुलेशन 10 खत्म होता है, अब रेगुलेशन 11 कुछ नहीं है। रेगुलेशन 11 हेडिंग क्या लिखा है? एग्जेम्पशन बाय एक्वायर को क्या करना है? एक एप्लीकेशन देना है। किसको देना है? एप्लीकेशन के साथ पूरी डिटेल देगा एक्विजिशन की, रीजन बताएगा, क्यों छूट चाहिए तुझे भाई बता, क्या इतना बर्डन लग रहा है तुझे बता। और क्या लिखा है? फीस देना जो रिटर्न नहीं होगी, सेबी के पास जाएगी ये सारी बातें, में मर्जी है भाई, और कंडीशन एक्स्ट्रा भी करवाएगी। अगर वो एग्जामिशन देगी और कहेगी 10 बातें ये भी फुलफिल करो तो करना तो पड़ेगा। कुछ खास बात नहीं है, बस एप्लीकेशन दी जा रही है, ठीक लगेगा तो देंगी, नहीं लगेगा तो नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 5 में मिलेगा। चलो 5 की तो बात नहीं होगी, इनडायरेक्ट है। 3 में मिलेगा और 4 में मिलेगा। ये कह रहे डिस्क्लोजर 29 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर कौन सा वाला? इवेंट बेस्ड। 30 का कंटिन्यू डिस्क्लोजर, 31 एनकम्बर्ड होता है। तो डिस्क्लोजर से कभी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि हम नजर रखना चाहते हैं, लेकिन ओपन ऑफर से मिल जाएगी जो रेगुलेशन नंबर 3 और 4 में था। बात समझ में आए? मतलब जो 10 पढ़ रहे थे, 10 भी क्या बोलता है? 3 और 4 की छूट दे रहा है, 3 और 4 की, मतलब इसमें कभी भी किसी को छूट मिलती नहीं है। डिस्क्लोजर तो हमेशा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब ये पूरी चीजें कवर हो गई है, कुछ देखने की जरूरत नहीं बच्चा, रीड करने जाओगे पागल हो जाओगे, करने की जरूरत नहीं है, बस अपने नोट्स बनाने का, ठीक है। सब कवर है, सब कवर है, ये भी रेगुलेशन है। अब यहाँ पे एक हेडिंग देखो क्या लिखा है, स्टार्टअप वाली कंपनी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है। रिपीट, खुद पढ़ना भी नहीं, सेम वही, ठीक है। क्लियर है बच्चा? आ जाएगा, हल्के में मत लेना। लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि हर चैप्टर के एंड में यही है ना, मालूम है ना क्या है? छूट मिल जाएगी, जितने कंप्लाइंसेस दे रखे थे सबसे सभी छूट दे देगा। अब कुछ केसेस है, फर्जी केस दे रखे हैं, हेडिंग में दे रखा है। आओ क्या दे रखा है बच्चा? सस्ते रेगुलेशन में क्या दी जाती है? एक तरीके से एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यस और नो। तो उन्होंने बोला ऑफर प्राइस कैसे डिसाइड होती है? ऑफर प्राइस कैसे डिसाइड होती है? हमने एक टॉपिक अभी छोड़ रखा है जो पढ़ेंगे, ऑफर प्राइस था। ऑफर प्राइस में पूरी लिस्ट दे रखी है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। यहाँ पे कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर
टेक ओवर कर रहे हैं, ओपन ऑफर दे रहे हैं, ऑफर की प्राइस वही प्राइस होगी जो रेगुलेशन नंबर 8 में दे रखी है, जो रेगुलेशन नंबर 8 में दे रखी है, और उसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विच एवर इज हायर, तो हाई प्राइस होगी। यहाँ पूरी की पूरी जगह पूरा पैराग्राफ दे रखा है ना, वो किसी एक केस को दे रखा है, और उस केस के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने यही बात बोल रखी है कि भैया जो हायर प्राइस है, हुआ क्या है, उसने हायर प्राइस में से हायर प्राइस नहीं दी, केस हो गया, केस गया, फिर तो सेबी ने क्या बोला, भैया जो सबसे हाईएस्ट है उतना दो या उससे ज्यादा, उससे कम दे सकते नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है? तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हेडिंग से समझ में आ जाएगा। दूसरी हेडिंग क्या लिखी है, सख्त रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो क्या लगेगी। इस चैप्टर में कहीं पेनल्टी पड़ी? कौन से चैप्टर में हमने पेनल्टी पड़ी थी? स्टार्टिंग के चैप्टर थे, वहां में पेनल्टी को स्किप करती जा रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पेनल्टी थी। क्यों स्किप करी थी? मैंने कहा था जब जब चैप्टर आएगा तो ऑटोमेटिक। अब वहां पे जो पेनल्टी है बच्चा, उसी पेनल्टी की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने यहाँ पर भी पेनल्टी दे रखी है, आ जाओ, नहीं प्रोविजन नहीं दे रखा है, कितनी पेनल्टी लगाई है बस उन्होंने ये बताया। तो वहां उस चैप्टर में अगर सस्त रेगुलेशन, टेक ओवर के रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी लगा देने। तो वो मैं कह रही हूँ वो कहाँ कवर हो जाएगा, उस चैप्टर में कवर है, अपन देख चुके हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है केस का, रीड करो मुझे बताओ, ये समझते हैं अपन? पता है, कंपनी ये नहीं बोलेगी अच्छा इतना हमें तो पता नहीं था, भैया हम अज्यूम करेंगे कि आपको सारी चीजें पता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी एक्सक्यूज नहीं है। एक्चुअल में केस क्या हुआ होगा कि भैया आप साइट के पास गए हो, उसके बाद फिर आपको अपील करना होगा, भैया अगर टाइम अगर 45 डेज दे रखे तो 45 डेज है, आप ये नहीं बोलोगे अच्छा मुझे नहीं पता था आप तो केस ले लो, तो कहेंगे नहीं भैया ऐसा कुछ भी चलेगा नहीं। हेडिंग से ही सब समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है, आ जाओ, यहाँ हेडिंग नहीं दे रखा है। प्रेजेंट जो भी बच्चा अपील है फाइल कर रखी है किसके पास, कुछ नहीं, केस गया है और पेनल्टी लगा दी, क्यों? क्योंकि सख्त के रेगुलेशन फॉलो नहीं किए थे। मैं ये बताना चाह रही हूँ ये जो केसेस है ये एवई वाले केसेस है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिखेगा तो क्लिक हो जाएगा। अब इस चैप्टर में क्या क्या बचा है अपना, ऑफर प्राइस बचा है और कंप्लीशन बस बचा है, ठीक है, ये बचा है आपका। अब मेरी बात कान खोलकर समझना, दिसंबर 2022 का है ये पेपर, 8 नंबर का है, ठीक है। जनरली टेक ओवर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 7 नंबर या 8 नंबर में ही आते हैं जनरली, एक्सेप्शन तो ऑलवेज होते ही है बच्चा, ठीक है। लंबा चौड़ा ऐसा पैराग्राफ देके डरने का नहीं। आओ रीड करते हैं। सबसे पहले बोल दिया एमएक्स लिमिटेड टारगेट कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है। टारगेट कंपनी हमेशा क्या होनी चाहिए, अगर लिस्टेड नहीं है तो द कंपनी है, कितने प्रमोटर, क्या क्या नाम है, नमिता सुनीता। पेड इक्विटी शेयर कितने है 29% और कितना है 40, 29 किसका है, नमिता का है, और सुनीता का कितना है 40 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहाँ तक? मेकिंग द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर इन द टारगेट कंपनी कितना होता है टोटल 69। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, खुद रीड करो आगे, चलो देखती हूँ समझ में आता कि नहीं आता, मेरे समझाने से समझ में आएगा। अब मेरी बात समझना हमेशा, सबसे पहले ना इतना मोटा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जिसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो पहले पढ़ लो। सबसे पहले थर्ड वाला क्या लिखा है, व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स में क्लिक हो रहा है ना, 29, 30, 31 ये तो डिस्क्लोजर्स थे, ठीक है। चलो वैसे मुझे बताना नहीं था तुम लोग को, फर्स्ट और दूसरा भी रीड कर लो, अभी करो। पहला पूछ रही हूँ, ठीक है, वुड नमिता भी रिक्वायर्ड टू मेक ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन, ठीक है, रुक तो जाओ, अभी रीजन नहीं पूछ रही, बस यस और नो पूछो, ठीक है। Obligation to make open offer applied to Namita in the view of the fact aggregate promoter shareholding post conversion does not breach, ऐसा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तीसरा डिस्क्लोजर देने की जरूरत है, और है तो फिर क्या डिस्क्लोजर थे, 29, 30 के 31, 29 कौन सा देना है डिस्क्लोजर, 29, 29 का 2, ऐसा ही है। चलो अब पहले क्वेश्चन रीड कर पाती, ठीक है। पहला तो स्टार्टिंग में समझ में आ गया, दो प्रमोटर है, एक प्रमोटर के कितने हैं 29 और दूसरे के है 40, दोनों मिला के क्या होता है 69, ठीक है। फिर क्या लिखा है 50 फरवरी 2018 को टारगेट कंपनी ने अलॉट कर दिया कितने बच्चा 75,000 सॉरी लाख कन्वर्टेबल वारंट, ठीक है,
टू दी नमिता प्रेफरेंशियल बेसिस में दिया, सेलेक्टेड लोगों को दिया जाता है और कन्वर्टेबल है, मतलब इक्विटी शेयर में आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के फिर क्या लिखा है, ड्यू अप्रूवल ऑफ दी वारंट वर बी कन्वर्टेड, कितनी तारीख को जाते हैं, 30 जून को कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन दिस शेयर होल्डिंग ऑफ द नमिता इंक्रीज फ्रॉम दी 29 से कितने जाते हैं बच्चा, 37। ठीक है, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द टारगेट, हाउएवर ड्यूरिंग द 20th जून, कितने ऊपर वाली 30 जून को कन्वर्ट हो गए थे बच्चा। क्वेश्चन समझ में आया, पहले रुको मार्क करती चलूं, है ना। 30 जून को क्या बोल दिया, कन्वर्टेड। ठीक है, जब कन्वर्ट हो गया तो पता चला 29 और 37 हो गए, मतलब जो 29 का 37 हो गया। ठीक है, मतलब ऑफ द पेड इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउएवर 20 जून को से 25 जून तक सुनीता ने क्या किया बच्चा, सोल्ड किया। किसने, सुनीता ने। सुनीता दूसरी वाली थी जो कि जिसके पास कितनी थी बच्चा, 40% थे। ठीक है, चलिए सम शेयर्स देयर बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल, जिसके कारण क्या हो गया, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम हो गई। 69 से कितनी हो गई बच्चा, 68, 69 हो गई थी, 69 थी पहले, फिर 68 हो गई। ठीक है, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया, बढ़ू आगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन ये पूछता है, नमिता रिक्वायर्ड टू ओपन ऑफर, क्या ओपन ऑफर देने की जरूरत है। चलो पहला क्वेश्चन का जवाब है, सिंस नमिता ऑलरेडी कितनी है, 29% शेयर। ठीक है, विच इज अबव, कितने से ज्यादा है, 25 लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, जो कि क्या बोलता है बच्चा, वर्च्यू ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वारंट, उन्होंने क्या बोल दिया था कि 29 का कितना हो चुका था, 37, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 8% इंक्रीज हुआ, तो एडिशनली 8% इंक्रीज हुआ। यहां तक चीजें क्लियर है। पेड अप शेयर कैपिटल विच इज अबव, कितने से ज्यादा है, 5% से ज्यादा है। अब लिमिट स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन कितना, 3K2, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने से ज्यादा, 5 से ज्यादा होता है तो ओपन ऑफर देने का। इसका कितना इंक्रीज हुआ, 8% ऑफ द सेड शी इज रिक्वायर्ड टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट, देना पड़ेगा क्या। तो अभी तुम लोग क्या कह रहे थे, पहले मुझे ये बताओ, अगर 29 शेयर होल्डिंग है एक प्रमोटर के पास और दूसरे के पास 40 है, मतलब इनिशियल ओपन ऑफर तो कब का दे चुका होगा, तो अब क्या लगेगा, क्रीपिंग। यही क्लिक नहीं होता है एग्जाम में, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन रीड किया इसीलिए। तो क्रीपिंग एप्लीकेबल है। क्रीपिंग बोलता है भाई दूसरे ओपन ऑफर की बात हो रही है जिसमें साल भर में 5 होना चाहिए, इसका कितना हो गया भैया, 8 हो गया, तो क्रीपिंग एक्ट क्या पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, हाँ। लेकिन रीजन क्या है, क्रीपिंग एक्विजिशन 5% से ज्यादा है, इसीलिए। तुम लोग तो ना ही बोल रहे थे, तो वैसे ही गलत। अगर हाँ भी बोलते और रीजन गलत देते तो भी अंडा मिलता, क्यों नहीं मिलता एक नंबर भी, पूछो क्यों। क्योंकि आप तो केस समझ ही नहीं पाए ना, तुक्के में तो कोई आधी जनता ना बोलेंगे, आधे लोग यस बोलेंगे, तो तुक्का है ना वो, तो तुक्के में नंबर नहीं मिलने वाले अगर आपने रीजन सही नहीं दिया। तो रीजन 3 का 2। अब बताओ, अब समझ में आ गया पक्का। दूसरा क्वेश्चन क्या था, वुड द ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर, जो ऊपर पड़ा है ना, नमिता इन द व्यू ऑफ फैक्ट दैट एग्रीगेट जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है पोस्ट कन्वर्जन, जो पोस्ट कन्वर्जन है नमिता का कितना हो गया था बच्चा, पहले कितना था, 29 था, 37 हो गया। डज नॉट ब्रीच द स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड टेस्ट में जो रेगुलेशन दे रखे हैं, बताओ इसमें क्या क्लिक हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन फिर से दिखाऊं, बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहे, वुड द ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर अप्लाई, Namita, in the view of the fact aggregate post conversion does not breach the stipulated threshold, breach हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताओ, कैसे, क्योंकि 76 पहुंच गया ना, 68 प्लस 8 66 76 हो गया। आ जाओ अब रीड करते हैं, जो भी हमने रेगुलेशन नंबर 3 का 2 पढ़ा, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग, ठीक है, क्वांटम ऑफ द एडिशनल वोटिंग राइट, ग्रॉस एक्विजिशन अलोन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ दी, क्या लिखा है बच्चा, अगर बीच में कुछ भी फॉल होता है कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। ठीक है, डाइल्यूशन से। फर्दर 3 का 3 क्या बोलता है,
एक्विजिशन शेयर इंडिविजुअली भी देखा जाएगा, एक्सीड तो नहीं हो रहा है, ये भी देखा जाएगा। हेंस इन द व्यू, यहाँ है इसका कंक्लूजन, व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन रिगार्डिंग द ग्रॉस एक्विजिशन इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग कंसीडर द पर्पस दिस even though the conversion warrant does not बच्चा cause the aggregate promoter showing breach of the stipulated Namita in his individual capacity would be required to make open offer। individual capacity क्या होती है बच्चा? 3K3 में पढ़ा था, क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब जो नमिता इन द व्यू ऑफ द फैक्ट द एग्रीगेट प्रमोटर शेयरिंग पोस्ट, अब मुझे बताओ एग्रीगेट ऑफ द प्रमोटर्स, सारे प्रमोटर्स का मिलाकर कितना हो रहा है? 68 हो रहा है, क्योंकि बेच दिया। बेचने वाली चीजें तो हम कंसीडर करते भी नहीं है, एक्चुअली में उन्होंने वही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। समझ में आया? हम क्या मानेंगे उसका? 69 ही मानेंगे, वो एक्सप्लेनेशन में देगा, तो वो एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट है। डज नॉट ब्रीच दिस स्टिपुलेटेड, उन्होंने कहा कि भैया इससे क्या कोई भी ब्रीच हो रहा है? तो कोई भी ब्रीच होने वाली बात हो रही है क्या? पहले मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में पूरी सुनीता ने जो भी टोल किया प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 69 से 28 हो रही है, तो सॉरी 68 हो रही है, 69 कंसीडर करेंगे कि 68 कंसीडर करेंगे? रीजन बिहाइंड दिस, कहां फंस गई? टोटल शेयर होल्डिंग कितनी हो रही है अब? 69, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है एग्रीगेट के कंपैरिजन सिंगल सिंगल नमिता का कितना है? 37। क्या इंडिविजुअली क्या उसे देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, इंडिविजुअल भी तो देना पड़ेगा। जब हमने फर्स्ट वाले में बोला कि ओपन ऑफर देना पड़ेगा, लेकिन एज पर क्या देना पड़ेगा? क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीपिंग एक्विजिशन। सेकंड वाला क्या बोलता है कि इंडिविजुअली भी देखा जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाएगा तो पहले तो उसका वैसे भी 29 था, फर्स्ट टाइम तो दे चुका है। फर्स्ट टाइम जब दे चुका है तो अब 37 में भी क्या फर्स्ट टाइम वाला देगा? 3 का 1 देगा क्या? नहीं देगा। उसको जो देना है वो कौन सा देना है? 3 के 2 को ही देना है, और उसके बेचने से कोई उसमें फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ग्रॉस एक्विजिशन लेते हैं, इसीलिए उन्होंने घुमा घुमा कर बातें दे रखी है। नहीं समझ में आया? समझो वापस से। फर्स्ट वाला समझ में आ गया? फर्स्ट वाला क्या बोलता है? सीधे से क्रीपिंग लगेगा, 3 का 2 लगेगा, ये समझ में आ गया। सेकेंड वाला ये बोलता है कि अब हम प्रमोटर के एग्रीगेट को देखें, क्या उस पर कोई इसका इफेक्ट आ रहा है क्या? क्या उसमें उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा? इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा, लेकिन ओपन ऑफर कौन सा वाला देना पड़ेगा? वही फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वाला? क्रीपिंग। क्या कोई और इफेक्ट आ रहा है क्या? 3 का 3 एक बार लगाकर दिखाओ, 3 का 3 लगाकर देखो, क्या वो वाला लग रहा है क्या 3 के 3 में? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैं हूं वो प्रमोटर, मेरे पास 29 था, यस और नो। आगे 37 आ गया, 37 आ गया। 3 का 3 बोलता है, 3 का 3 बोलता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप नहीं लाए थे तो आपको लाना पड़ेगा। याद करो मॉड्यूल का एग्जाम्पल, मेरे पास 23 है, मेरे पास क्या है? 23 है, मिलाकर लाई थी मैं किसी के साथ। जिया के पास 2 है, जिया और मैं दोनों बहनें हैं, 2% उसका है, 23 मेरा है, मिलाकर तो फिर तो ओपन ऑफर लेकर आई हूं। इंडिविजुअली लाई थी क्या? 3 का 3 बोलता है इंडिविजुअली लेकर आने का। अब इस एग्जाम्पल में आते हैं, इस एग्जाम्पल में मेरे पास 29 है, तो फर्स्ट टाइम लाई थी ना? हाँ ला चुकी हूँ। अब मैं 8% और लेकर आई हूँ, 8% और लेकर आई हूँ, तो क्या 3 का 1 लगेगा कि 3 का 2 लगेगा? 3 का 2 लगेगा। अभी जब मैंने एग्जाम्पल बदला 23 था, तो क्या बोलता है? 3 का 3 लगेगा, और 3 का 3 बोलता है 3 का 1 वाला ओपन ऑफर देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये कह रहे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन 3 का 2 तो लगेगा ही, क्रीपिंग एक्विजिशन वो वाला ओपन ऑफर लगेगा, बाकी कोई भी लगेगा नहीं। अब बोलो समझ में आया? चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? डिस्क्लोजर्स। अब मुझे बताओ कौन से डिस्क्लोजर्स लगेंगे? वेरी 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 गुड, 29 का 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि 29 का 2 बोलता है ऑलरेडी आपके पास क्या होना चाहिए? 29 का 2 क्या बोलता है? ऑलरेडी आपके पास 5% या उससे ज्यादा होना चाहिए, और आपका चेंज क्या होना चाहिए? 2%। समझ में आया? पक्का? तो देखो 29 का 2 ये अभी क्लिक हुआ या पहले हो चुका था? अगर पहले हो चुका था तो वेरी गुड, अभी क्लिक हुआ समझते समझते, है ना, तो थोड़ा स्लो हो, ठीक हो जाओगे। क्लियर है बच्चा? कितने नंबर का है? 8 दिसंबर 2020, वो जून का था, ये 20। क्या लिखा है? मैंने दिखाया था, व्हाट इज, दिखा चुके हैं ना?
कंपीटिंग ऑफर समझते हैं, और क्या लिखा है, व्हाट इज दी, तो चिल्लर क्वेश्चन भी आते हैं ना 4 नंबर का। हाँ चलो अब ब्रेक ले लो, ठीक है, चलो।